वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत करने वाले हैं। ये सबसे पहला वाला चैप्टर है और इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे थर्मो का डालो, थर्मो का डालो, तो फिर वन शॉट्स बना दिए हैं तुम्हारे लिए। तो फटाफट से देखना शुरू कर दो और प्लीज अपने कॉलेज के ग्रुप्स में शेयर करना, क्योंकि शेयर करोगे तो और वन शॉट्स फटाफट से आएंगे। क्योंकि मुझे एग्जैक्टली अभी पता नहीं है कि कितने लोगों को जरूरत है, तो जितने मैसेज आए उस हिसाब से मैंने बना के डाल दिए हैं। तुम लोग अगर कॉलेज में शेयर करोगे अच्छा खासा व्यूज व्यूज आएगा, मतलब बहुतों को जरूरत है, तो फिर मैं और बना दूंगा वन शॉट्स। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर यूनिट से। इसे मैंने ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, और सिलेबस भी आपका ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट है ना आपका, वो बात करता है तुम्हारे फंडामेंटल्स के बारे में, जो कि थर्मोडायनामिक्स के क्या फंडामेंटल्स है तुम्हें सबसे पहले पढ़ने पड़ते हैं। जैसे ही तुम्हारे फंडामेंटल्स सॉर्ट हो जाते हैं, जिसमें थेरेटिकल पार्ट है मोस्टली, ओके, और जितनी भी चीजें दिख रही हैं तुम्हारे सिलेबस से एग्जैक्टली उठा रखी है मैंने। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक क्या होती है, जेरोथ लॉ क्या होता है, ये सारी चीजें जो है वो तुम्हारे सिलेबस में है थेरेटिकल फॉर्म में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट होता है तुम्हारा फर्स्ट लॉ के बारे में। तो फर्स्ट लॉ में स्पेसिफिकली तुमसे उसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी। जूल्स भाई साहब का एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा एस एफ ई, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, वो सबका काम रहेगा। तो हम इसे दो पार्ट में कवर अप करेंगे गाइस। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पार्ट वन कर रहे हैं वन शॉट्स का, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स कवर करने वाले हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो हमारा पार्ट टू रहेगा, जिसमें हम सारा ये जो फर्स्ट लॉ वाला पार्ट है उसको करने वाले हैं। सिंगल वीडियो नहीं बना रहा हूं बिकॉज वो बहुत लंबी हो जाती है फिर। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं पहले फंडामेंटल से। मोस्टली चीजें यहां पे डेफिनेशन वाली हैं। एक एक करके हर एक डेफिनेशन का मीनिंग तुम्हें समझाना शुरू करता हूं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो तो आगे बढ़ते हैं। सो ये रहा तुम्हारा पूरा, है ना। ये इसे मैंने बड़े बड़े में लिख दिया यहां पे कि फंडामेंटल्स में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, क्या इजी है क्या डिफिकल्ट है पहले वो लिख के दिखा देता हूं, क्योंकि इजी डिफिकल्ट पता चल गया तो तुम्हें पता चल जाएगा क्या छोड़ना है तुम्हें। ठीक है ना। तो यहां पे हर एक चीज की डेफिनेशंस हैं, और जो चीज इजी है मैं उसके सामने ई लिख दे रहा हूं। ठीक है, हर एक चीज, होमोजीनियस क्या होता है, हेटेरोजीनियस क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रेशर टेम्परेचर को डिफाइन कैसे करते हैं। हो सकता है तुम कहीं से नोट्स वगैरह उठा के पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे और उस नोट्स में तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं जब बोल के समझाऊंगा तो सब समझ में आ जाएगा। सो जस्ट टू लेट यू नो, हर एक चीज जो तुम्हें यहां पर दिख रही है वो बहुत ज्यादा इजी है। तो अगर आती है तो फिर दोनों तीनों चीजें कंबाइन होके आएंगी। जैसे तुमसे जीरोथ लॉ और मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और स्टेट, ये तीनों चीजें एक ही सवाल में पूछ लेगा, और फिर वो सवाल तुम्हारा 6 नंबर का रहेगा, ऐसा कुछ है ना। तो ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं गाइस। जो बड़ी वाली चीजें हैं वो ये है कि कॉजी स्टैटिक प्रोसेस होता क्या है, और पाथ की डेफिनेशन क्या है, प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है, साइकिल की डेफिनेशन क्या है। ये एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है 4 5 6 नंबर का। पॉइंट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, इनका डिफरेंशिएशन पूछ सकता है वो तुमसे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा इस पर्टिकुलर सेक्शन में वो है थर्मोकपल्स। तो इसका तो तुमसे डायरेक्टली ही क्वेश्चन आ सकता है, उसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है गाइस। ठीक है ना। तो वीडियो में साथ साथ बने रहो, लगे तो 1.5x में चला लेना, थोड़ा सा स्पीड अप करके, अगर टाइम कम है तो फिर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं गाइस। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तुम्हारे सबसे बेसिक चीज से, जो कि सिस्टम सराउंडिंग है। तो यार इसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है ना वो थोड़ा बता दूं, बट पहले थर्मोडायनामिक्स क्या होता है थोड़ा बता देते हैं, बिकॉज ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, यूनिट इसी के बारे में है। तो थर्मोडायनामिक्स दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक का नाम है थर्मो, दूसरे का नाम है डायनामिक्स। ठीक है, दोनों का मीनिंग समझाता हूं। थर्मो का मतलब होता है क्या, फायर, आग। डायनामिक्स का मतलब क्या होता है, पावर। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स क्या हो गया तुम्हारा, आग लगा देने वाला पावर काइंड ऑफ थिंग। बट ऐसा कुछ एग्जाम में लिख के मत आना, तुम्हें टेक्निकल इंजीनियरिंग डेफिनेशंस लिखनी होती है। तो हीट बोलेंगे हम बेसिकली इस चीज को, और इस चीज को हम सिर्फ पावर से एसोसिएट नहीं करते हैं। पावर हो गया, फोर्स हो गया, मोशन हो गया, थर्मोडायनामिक्स इज बेसिकली एक कॉम्बिनेशन। ठीक है, अंग्रेजी क्या रहेगी इस चीज की, सो इट इज अ साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। थर्मोडायनामिक्स में क्या करेंगे, हम एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो जब भी आप एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं तो उस ट्रांसफर करने के टाइम पे जिस भी सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, या फिर जिस भी पतीले के नीचे हम आग लगा रहे हैं, इस तरीके से कह सकते हो, तो उस वजह से उस पतीले के अंदर जो भी चीज रखी है, चाहे वो पानी रखा हो चाहे वो दाल रखी हो, वो चीज अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी चेंज करेगा और वो अपने बिहेवियर को भी चेंज करेगा, है ना। तो हम इंजीनियरिंग की भाषा में पतीला नहीं बोलते हैं, दाल नहीं बोलते हैं, हम हर चीज को सिस्टम बुलाते हैं। तो एक सिस्टम के नीचे आग लगाया तो वो सिस्टम क्या करेगा, अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी को भी चेंज करेगा और अपने बिहेवियर को भी चेंज करेगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देते हैं। तो ये एक पतीला जिसके नीचे आपने आग लगा दी थी, तो पानी गर्म हो गया है। ठीक है, तो पानी गर्म करने का मतलब क्या कि हमने उसको हीट एनर्जी सप्लाई कर दिया।
हीट एनर्जी सप्लाई करने से क्या हुआ, दो चीजें हुई। पहले तो जो गर्म पानी था वो भाप बन के हवा में उड़ने लगा, तो फिर आप बोलोगे कि यार वो जो लिक्विड था वो गैस बन गया है। फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी चीज का लिक्विड होना, फिजिकल प्रॉपर्टी होता है किसी चीज का सॉलिड होना। तो आपने एनर्जी दी, एनर्जी के देने से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में बदलाव आ गया, वो लिक्विड से गैस बन गया। पहले पानी पतीले में रखा हुआ था तो पानी स्टेबल था, जैसे ही वो गर्म हुआ तो वो भाप बन के उड़ने लगा। तो अब उसका बिहेवियर भी चेंज हो चुका है, अब वो स्टेबल नहीं है, ठीक है ना, अब वो प्रॉपर तरीके से पानी रखा हुआ नहीं है, अब वो उड़ने लगा है। तो बिहेवियर में भी बदलाव आता है और फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी बदलाव आता है जब भी आप किसी सिस्टम को एनर्जी देते हो। तो यही है तुम्हारा सिस्टम जिसे तुमने आग लगा के एनर्जी दे दी है, ठीक है। अब एग्जाम में अगर तुम्हें ये डेफिनेशन लिखने में दिक्कत हो रही है तो तुम ये मेरी वाली डेफिनेशन लिख के आ सकते हो कि जब आप किसी सिस्टम को एनर्जी देते हैं, व्हेन यू ट्रांसफर एनर्जी टू अ सिस्टम, देयर विल बी अ चेंज इन प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली लिक्विड से गैस बन गया, राइट। एंड बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, पहले स्टेबल था अब उड़ने लगा हवा में, ठीक है ना। सो दिस साइंस इज कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। अब तुम लोगों को स्क्रीनशॉट्स लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, क्लिक करके डाउनलोड कर लो। और डाउनलोड करने के बाद में वहां पे थर्मोडायनामिक्स का नया नया फ्री पीडीएफ्स का मैंने एक सेक्शन बनाया, क्लिक करना, वहां सारे पीडीएफ तुम्हें फ्री में दिख जाएंगे। एक एक करके अपलोड कर रहा हूं, अभी मैंने फर्स्ट यूनिट का कर दिया है, ठीक है। कुछ परचेस करने की जरूरत नहीं है, वहां पे परचेस का शायद ऑप्शन दिखा रहा होगा, तो डोंट परचेस, अभी के लिए फ्री है, बाद में परचेसिंग लगाएंगे तो तब लगाएंगे। इस सेमेस्टर के लिए तो फ्री है गाइस, ठीक है ना। तो चेक कर लो, वहां पे सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, यहाँ स्क्रीनशॉट लेते मत बैठो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा एक थ्योरेटिकल सवाल आ सकता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो यार दोस्त, ये सारे थर्मोडायनामिक्स के क्या है, एप्लीकेशंस है, ठीक है ना। सो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गया, आईसी इंजन हो गया, जहां पर भी हम हीट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और उस हीट एनर्जी के इस्तेमाल से किसी भी चीज को रन करने की कोशिश करते हैं, वो थर्मोडायनामिक्स है। स्टीम बनाओगे से इंजन रन करोगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट से टरबाइन को घुमाओगे, बिजली पैदा करोगे, ये सब एप्लीकेशंस हैं। आईसी इंजन अपने आप में सिंपल सा एप्लीकेशन है, खाली पेट्रोल डालने से पिस्टन ऊपर नीचे नहीं होता ना। पेट्रोल जब जलता है तो उसकी हीट एनर्जी से पिस्टन ऊपर नीचे होता है, करेक्ट है ना। फिर सिर्फ आग लगा के एनर्जी बढ़ाने की बात नहीं है, आप एयर कंडीशनर्स की बात करें, आप फ्रिज की बात करें, तो यहां पर भी सब पूरा थर्मोडायनेमिक्स का यूज है, बिकॉज कम टेम्परेचर को और कम करना, है ना, यही तुम्हारा एसी और फ्रिज का काम होता है। तो जहां पर भी हीट एनर्जी को बढ़ाया जा रहा है या हीट एनर्जी को कम किया जा रहा है, हर जगह इट्स द एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो पहला सवाल थर्मोडायनामिक्स क्या है, समझ में आ गया। दूसरा सवाल, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, चीजों को गर्म करने में भी एप्लीकेशन है और चीजों को ठंडा करने में भी एप्लीकेशन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और फिर एक्चुअल एग्जाम में जो अब तुम्हारे पास सवाल आ सकते हैं उनकी बात कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम से। सो सवाल आ सकता है, व्हाट इज अ सिस्टम, व्हाट इज अ बाउंड्री, व्हाट इज अ सराउंडिंग, ठीक है। एक एक नंबर के सवाल आ सकते हैं कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है, बता दीजिए आप, ठीक है। तो देखो यार, सिस्टम समझने का सबसे सिस्टमैटिक एग्जांपल देता हूं मैं कि ये मान लो तुम्हारा कॉलेज है, ठीक है, और ये स्क्वायर शेप हो गया तुम्हारे कॉलेज का बाउंड्री, ठीक है। अब तुम अगर तुम्हारे कॉलेज के बच्चों में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या तुम्हारे कॉलेज के बच्चों के साथ में कुछ स्पोर्ट्स वगैरह करा रहे हो, तो तुम्हारे कॉलेज के बच्चे क्या हो गए, तुम्हारा सिस्टम। तुम्हारे कॉलेज की बाउंड्री क्या हो गई, बाउंड्री। और उसके बाहर जो सब लोग हैं वो क्या हो गई, कॉलेज की सराउंडिंग, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि सिस्टम तुम्हारे कॉलेज जितना बड़ा हो हमेशा, ठीक है ना। तुम्हारा सिस्टम जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा ये जो कॉलेज है, ठीक है ना, उस कॉलेज के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्लासरूम्स हैं, ठीक है ना। सारे क्लासरूम्स में अलग अलग टाइप के बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, अलग अलग ब्रांचेस के, है ना। उसमें से हमने तुम्हारी क्लासरूम को पकड़ा और तुम्हारे क्लासरूम के बच्चों पे हमने एनालिसिस करना शुरू कर दिया। तो सिर्फ तुम्हारी क्लास के बच्चे क्या बन जाएंगे, सिस्टम। और फिर जो तुम्हारी क्लास की जो दीवारें हैं ना, वो बन जाएंगी तुम्हारी सराउंड सॉरी बाउंड्री, ठीक है ना। और ये सारा कुछ क्या बन जाएगा, सराउंडिंग। तुम्हारे कॉलेज के बाकी क्लासेस भी और तुम्हारे कॉलेज का बाहर का एरिया भी, सब कुछ क्या बन जाएगा, सराउंडिंग। पेन पेपर लेके अगर बैठ गया तो लिखना बंद कर दो, जो चीजें मैं बोल रहा हूं उसको सुनने पे फोकस करो, क्योंकि पीडीएफ तुम्हें डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से मिल जाएंगे वीडियो के नीचे, ठीक है ना। अब देखो, इसे आसान भाषा में अगर सिंपल समझना है तो क्या बोलोगे कि भाई, एक कन्फाइंड स्पेस जहां हम अपना रिसर्च करते हैं उसको हम बुलाते हैं सिस्टम।
एक कन्फाइंड स्पेस जहां हम अपना रिसर्च करते हैं उसको बुलाते हैं सिस्टम। जैसे कि तुम्हारे कॉलेज के बाउंड्री के अंदर एक कन्फाइंड स्पेस है, वहां अपना रिसर्च कर रहे हैं, वो कहलाएगा सिस्टम। ठीक है। अब एक बार सिस्टम की डेफिनेशन तुम्हें समझ में आ गई, ये हिंदी में लिखा है, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? ये होगी इसकी अंग्रेजी कि एक ऐसा थर्मोडायनामिक सिस्टम, ठीक है, सॉरी, थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा रीजन ऑफ स्पेस, है ना, ठीक है। तुम्हारा कॉलेज भी तो एक जमीन पर ही है ना, जमीन बोल दो या फिर रीजन ऑफ स्पेस बोल दो, ठीक है। जहां पर हम क्या कर रहे हैं कि उस जगह पे अटेंशन दे रहे हैं और वहां पर एनालिसिस कर रहे हैं। ये कॉन्सेंट्रेटेड शब्द वगैरह थोड़ा लिखा रहता है, तुम्हें भी लिख देना, ठीक है, कि हम अपने अटेंशन को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं एनालिसिस करने के लिए, है ना, एक कन्फाइंड स्पेस। सो थर्मोडायनामिक सिस्टम इज अ कन्फाइंड स्पेस जहां हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग फॉर द एनालिसिस ऑफ समथिंग, दैट इज अ सिस्टम। ठीक है ना। दो बार इसको ध्यान से सुनिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। अंग्रेजी आपके सामने एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद सिस्टम लेकर तो सराउंडिंग और बाउंड्री की डेफिनेशन बहुत ईजी है। जो भी सिस्टम के बाहर है, एक्सटर्नल टू द सिस्टम, इज सराउंडिंग। और सराउंडिंग और सिस्टम को जो सेपरेट करता है दैट इज कॉल्ड एज अ बाउंड्री। ठीक है, खत्म बात, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वन शॉट वीडियो है, डिटेल्स तो मैं दिख गई है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। बाउंड्री के बारे में तुमसे एग्जाम में और चीज पूछ सकता है कि भाई बाउंड्री क्या क्या होती है? बाउंड्री सिर्फ एक ही टाइप की होती है, दो टाइप की होती है दोस्त? तो बाउंड्री दो टाइप की होती है, एक होती है फिक्स्ड बाउंड्री, दूसरी होती है मूवेबल बाउंड्री। ठीक है ना। तो फिक्स्ड बाउंड्री और मूवेबल बाउंड्री क्या है? आराम से एक सिंपल फोटो देख के तुम समझ सकते हो कि देखो यार, फिक्स्ड बाउंड्री जैसे मतलब तुम्हारे कॉलेज की चार दीवारी है ना, या तुम्हारे क्लासरूम को, वो अच्छा एग्जांपल है, तुम्हारे क्लासरूम की जो चार दीवारी है, उस चार दीवारी में अगर तुम अपना दरवाजा हटा दो तो तुम क्लासरूम से बाहर नहीं जा सकते, और ना ही क्लासरूम की दीवार को तुम पुश कर सकते हो जिससे दीवार थोड़ा दूर हो जाए, है ना। तो ऐसी बाउंड्री जिसको तुम पुश नहीं कर सकते, जिसको तुम बाहर ढकेल नहीं सकते, वो फिक्स्ड बाउंड्री है। ठीक है। अब उस क्लासरूम के अंदर अगर आग लग जाए तो क्या होगा? तुम सारे बच्चे क्लासरूम के अंदर हो, धमाके होंगे फिर एक एक करके सबका, है ना। सो एवरीवन, एवरीथिंग इज गोना कैच फायर, वहां पे बहुत सारी एनर्जी शुरू हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद तुम्हारी बाउंड्री बिल्कुल भी नहीं हिलेगी, बिकॉज इट इज अ फिक्स्ड बाउंड्री। ठीक है। सो देर विल बी नो मूवमेंट इन द बाउंड्री वॉल्स, इट इज कॉल्ड एज अ फिक्स्ड बाउंड्री। ठीक है। वैसे ही अगर तुमसे बोले कि यार दूसरी टाइप की बाउंड्री क्या है, मूवेबल बाउंड्री, अब तुमने ये एग्जाम्पल एज इट इज एग्जाम में लिख के आना है कि एक ऐसा पिस्टन सिलेंडर का कॉम्बिनेशन हमने लिया, तो ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हम पिस्टन, और ये है तुम्हारा, सॉरी, ये इस व्हाइट वाला दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम सिलेंडर, ओके। और ये जो ब्लू वाला है वो है तुम्हारा पिस्टन। तो सिलेंडर के ऊपर पिस्टन रखा हुआ है और ये पिस्टन मूवेबल पिस्टन है। ठीक है। अब ऑब्वियसली यहां पर एक गैस है, तो गैस की वजह से कुछ ना कुछ प्रेशर जनरेट हो रहा होगा, तो प्रेशर जनरेट हो रहा होगा तो पिस्टन को बैलेंस करके रखा हुआ है, पिस्टन नीचे नहीं कर रहा है जमीन पे, ठीक है ना, वो सिलेंडर पे एकदम नीचे नहीं कर रहा है, कुछ यहां पे प्रेशर है। ठीक है। लेकिन अब अगर मैं इसके नीचे आग लगा दूं, तो आग लगाने से क्या होगा ना, ये मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा एनर्जी गेन करेंगे, फिर इससे भागना शुरू कर देंगे, तो वो इस बाउंड्री को पुश करेंगे, पुश करने से बाउंड्री थोड़ा ऊपर चल जाएगी। तो पुश करने से बाउंड्री ऊपर जाती है तो डिसअपॉइंटेड बाउंड्री। यही चीज अगर ऐसी होती कि आप अगर इसको बनाना चाहते हैं कि मैं इसे एक फिक्स्ड बाउंड्री बना दूं, तो मैं सिंपल इसको काटूंगा और बोलूंगा कि मेरा पिस्टन जो है वो सिलेंडर को अटैच कर दिया मैंने, पिस्टन इज नाउ अटैच्ड टू द सिलेंडर। अटैच करने से क्या होगा कि अब पिस्टन मूव नहीं करेगा, पिस्टन मूव नहीं करेगा तो कितनी भी आग लगा लो यहां पे हाई प्रेशर जनरेट होता जाएगा, बट बाउंड्री मूव नहीं करेगी, तो इट बिकम्स अ फिक्स्ड बाउंड्री। जैसे अगर तुम्हें दरवाजे बंद करके आग लगा दिया जाए, तुम दरवाजे पीटते रह जाओगे, मूव नहीं करेगा, करेक्ट है ना। तो फिक्स्ड बाउंड्री समझ में आया, मूवेबल बाउंड्री समझ में आया। एक चीज ध्यान से देखो, मैं जो भी चीज बता रहा हूं उसमें तुम्हें मैं फिगर्स वगैरह बना के दिखा रहा हूं, तुम्हें एग्जाम में ऐसे ही फिगर्स बनाने हैं दोस्त, बिकॉज अगर तुम फिगर्स नहीं बनाओगे एग्जाम में तो तुम्हें नंबर सही से मिलेंगे नहीं। जब तुम फिगर बनाते हो तो एग्जामिनर को समझ में आता है कि तुमने चीजें पढ़ी है और चीजें ठीक चलती है तुम्हारी, तो फिगर बनाना नहीं भूलना है। ठीक है। और इसकी अंग्रेजी भी रखिए, थ्री साइड्स ऑफ अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट आर फिक्स्ड। तो ये तीनों साइड फिक्स्ड है, मतलब ये सिलेंडर मूव नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली कौन मूव करेगा? हीट देने पे पिस्टन मूव करेगा, तो गैस जैसे एक्सपैंड होगी वो प्रेशर डालेगी पिस्टन पे और पिस्टन ऊपर मूव करेगा, यही उसकी अंग्रेजी है। ठीक है। नोट्स एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, अभी लिखने की कोशिश मत करो, ठीक है, उठा लेना वहां से पूरे। आगे बढ़ते हैं, इस बाउंड्री के बारे में बात कर लिया। अगला सवाल जो एग्जाम में आ सकता है वो है कि बताइए टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम्स क्या क्या होते हैं।
तो देखो तीन टाइप के थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं, एक का नाम है क्लोज, दूसरे का नाम है ओपन, तीसरे का नाम है आइसोलेटेड। और तीनों सिस्टम को समझना है तो आप बहुत आसानी से एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्लोज सिस्टम एग्जाम्पल है ये, घर पे सबने देखा होगा, प्रेशर कुकर बुलाते हैं इसको, ठीक है। अब इमेजिन करो कि तुम्हारा प्रेशर कुकर खाली है और तुमने बढ़िया दाल बना रखी थी, और उस गरम गरम दाल को उठा के तुमने प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिया और कुकर कर दिया सील। गरम दाल तुमने प्रेशर कुकर के अंदर डाल दी और कुकर कर दिया सील। अब हुआ क्या, गरम दाल की वजह से वो कुकर के आसपास का जो सरफेस है ना उसको पूरा गरम कर देगा। तो तुम अगर कुकर अब ऐसे पकड़ने की कोशिश करोगे तुम्हारे हाथ जल जाएंगे। तो हुआ क्या यहाँ पे कि सील होने की वजह से दाल कुकर से बाहर नहीं आ रही है, लेकिन दाल गर्म होने की वजह से वो अपने आसपास के एरिया को पूरा गर्म कर दे रही है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारा एनर्जी का जो है वो ट्रांसफर हो रहा है दाल से कुकर के सरफेस पे, और कुकर के सरफेस से ऑब्वियसली सराउंडिंग पे पहुंच जाएगा टेम्परेचर, है ना। मतलब एनर्जी पहुंच जाएगी, थोड़े समय बाद एक दो घंटे बाद कुकर भी ठंडा हो जाएगा। तो हुआ क्या, दाल की पूरी हीट एनर्जी कुकर पे गई, कुकर से बाहर चली गई, तो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, पर दाल वहीं की वहीं है, सो देयर इज नो मास ट्रांसफर। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है हमको कि क्लोज सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है लेकिन मास ट्रांसफर नहीं होता। तो ओपन सिस्टम क्या हो जाएगा ओपन सिस्टम वो होगा जहां दोनों ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे कि हेयर ड्रायर, अगर तुम लोगों ने हेयर ड्रायर यूज किया है कभी, नहीं किया तो कभी देखा तो होगा कि जैसे चालू करते हैं तो क्या होता है, गर्म हवा आनी शुरू हो जाती है। तो ये गर्म हवा आती कैसे हेयर ड्रायर के अंदर, ठीक है। सिंपल सा फंडा रहता है कि जैसे ये आपका अगर हेयर ड्रायर है, तो आपने इसकी मशीन चालू की, इसके अंदर एक कंप्रेसर होता है। तो जैसे ही वो घूमना शुरू करता है वो आसपास की हवा को अपने अंदर लेता है, ठीक है। और यहां पर एक हीटिंग कॉइल लगा रहता है, तो हवा जो है वो हीटिंग कॉइल पे जाती है और हीटिंग कॉइल से बाहर होके तुमको मिलती है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि बहुत सारे अमाउंट में हवा अंदर जा रही है, मतलब बहुत सारे अमाउंट में मास अंदर जा रहा है, और फिर बहुत सारे अमाउंट में मास जो है वो बाहर भी निकल रहा है। मतलब मास अंदर जाके मास बाहर निकल रहा है, और जो मास अंदर जा रहा है वो गर्म होके बाहर निकल रहा है, मतलब हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है ना। तो मास इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड, हीट इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड, सो दिस इज कॉल्ड एज एन ओपन सिस्टम, है ना। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है गाइस कि आपका मास भी ट्रांसफर होता है, आपकी एनर्जी भी ट्रांसफर होती है, ठीक है। अब इन दोनों के अलावा आता आइसोलेटेड सिस्टम, इसको देख के तो तुम्हें याद आ गया होगा, है ना। किसी ना किसी फैकल्टी के पास में तो देखा होगा, तो सुबह सुबह लेक्चर लेने आता होगा पूरा थर्मस भर के, उसमें चाय लगी रहती होगी उसमें मस्त। थर्मस में क्यों रखते हैं हम चाय, क्योंकि थर्मस एक आइसोलेटेड सिस्टम है, वो अपने अंदर की हीट एनर्जी को बाहर जाने नहीं देता, और बंद रहेगा थर्मस तो ऑब्वियसली चाय को भी बाहर आने नहीं देगा, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ना ही अंदर की चाय की एनर्जी बाहर जाएगी, ना ही चाय बाहर जाएगी, तो देर इज नो मास ट्रांसफर, देर इज नो एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। यही जो शब्द मैंने तुम्हें अभी तक बताए हैं, इसी शब्द को अंग्रेजी में लिख देना, तो तुम्हारा आराम से 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है ये वाला, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, ठीक है। बहुत इसी तरीके से तुम्हें यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे दोस्त, ठीक है। चलो, अब इसकी अंग्रेजी में लिख के भी दे देता हूं तुमको। तो सिंपल सा है दोस्त, है ना, कि पहले क्लोज सिस्टम के बारे में बताते हैं। क्लोज सिस्टम में तुम कुकर का भी एग्जांपल दे सकते हो, क्लोज सिस्टम में तुम ऐसा भी एग्जांपल दे सकते हो कि यार एक कंटेनर है, उसमें मैंने बहुत सारा गर्म पानी भर के रखा हुआ है, ठीक है। अब कंटेनर में अगर गर्म पानी है तो कंटेनर को हाथ से छू के हाथ जल जाएगा, क्योंकि उसकी हीट एनर्जी कंटिन्यूसली ट्रांसफर हो रही है। लेकिन कंटेनर अगर क्लोज्ड है तो पानी बाहर नहीं आ पा रहा, तो पानी बाहर नहीं आ रहा मतलब मास बाहर नहीं आ रहा। तो इफ मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, पानी का मास कांस्टेंट है, इट इज कॉल्ड एज अ क्लोज सिस्टम, देयर कैन बी एनर्जी ट्रांसफर, गर्म पानी है तो बाहर एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। हो गया हॉट वाटर इन अ क्लोज कंटेनर एज एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें सब लिखा रहेगा, अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अभी वीडियो देखो, ठीक है। क्लोज सिस्टम के बाद ओपन सिस्टम में वही तुम अपने कंप्रेसर का एग्जांपल दे सकते हो, है ना। तो मैंने यहाँ पे हेयर ड्रायर दिखाया था, हेयर ड्रायर के जो अंदर का सिस्टम है उसको हम कंप्रेसर बुलाते हैं, है ना, एयर कंप्रेसर। तो एयर कंप्रेसर कैसे काम करता है, देखो, ऑब्वियसली बात है हवा अंदर जाएगी और फिर हवा बाहर निकलेगी, ये तो हमें पता है। लेकिन यहां पर क्या होता है ना, कुछ हम मशीन लगाते हैं जो मशीन कंटिन्यूसली रोटेट करती है, तो उसके रोटेट करने में क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, और वर्क डन होने की वजह से वो मशीन रोटेट कर रही है, फिर हवा अंदर जा रही है, फिर हवा यहाँ पे कॉइल है, वो कॉइल से हवा गर्म हो रही है, और फिर हवा बाहर फेंक रहा है वो, ठीक है। ऑल्सो कुछ हीट एनर्जी का लॉस होगा तो वो भी बाहर जा रही है, ठीक है। मैटर क्या करता है कि हवा अंदर जाके बाहर हुई, मतलब मास अंदर जाके बाहर हो गया, तो यही लिखना है कि देयर इज अ मास ट्रांसफर,
मैटर क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। ये बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये तुम्हारा जो कंप्रेसर है ना, ये उस कंप्रेसर की बाउंड्री है गाइस, है ना। तो कंप्रेसर की बाउंड्री के बाहर मास जा रहा है, क्योंकि बाउंड्री के बाहर से एयर अंदर आ रही है और फिर बाउंड्री क्रॉस करके एयर बाहर जा रही है। तो मास क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, ये सी अंग्रेजी तुम्हें वहां यूज करनी है, है ना। सो दिस इज अ एयर कंप्रेसर, बाकी का लिखा हुआ है तुम्हें समझ में आ चुका है, मीनिंग इसका आगे तुम पढ़ सकते हो। और फिर लास्ट में तुम आइसोलेट सिस्टम में इसी थर्मस का एग्जांपल दे देना। एक और अच्छा एग्जांपल होता है तुम्हारा गैस कंटेनर, जैसे अब तुम सिलेंडर भी बुलाते हो। तो सिलेंडर क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड गैस रखी रहती है, और तुम देखोगे कि सिलेंडर ना तो गर्म होता है ना तो ठंडा होता है। तो गैस सिलेंडर के अंदर रहती है कंप्रेस्ड, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो एन आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि एनर्जी कहीं बाहर नहीं जा रही, गैस बाहर नहीं आ रही है। जब तुम सिलेंडर को गैस से कनेक्ट करोगे, है ना, अपने स्टोव से कनेक्ट करोगे, तो गैस बाहर आएगी, वरना तब तक वो आइसोलेटेड है, ना ही गैस की एनर्जी बाहर जा रही है, ना ही बाहर की एनर्जी अंदर जा रही है। तो सिलेंडर और थर्मस क्लासिक अच्छे एग्जांपल्स हैं। आइसोलेटेड सिस्टम, देयर इज नो एनर्जी, देयर इज नो मास ट्रांसफर, है। तो एक छोटी सी चीज वापस बोल रहा हूं, हर क्वेश्चन में फिगर बनाना है। दूसरा, याद करने के तरीके एग्जाम्पल्स के थ्रू रखने हैं, ताकि चीजें दिमाग में बने रहे, है। चलो, सो आगे बढ़ते हैं, और थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास वो देख लेते हैं। अच्छा, थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमने देखा, ठीक है। अब इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, एक वो चीज भी एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो देखो यार, अब हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम को पहले कैसे बता चुके हैं। हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम के तीन टाइप होते हैं, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेट सिस्टम। तो ये हमने सिस्टम के हिसाब से बताया कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। अब हम बताएंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम फेस के हिसाब से। फेस क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के हिसाब से थर्मोडायनेमिक सिस्टम के नाम क्या होते हैं, दो नाम होते हैं। एक कहलाता है होमोजीनियस सिस्टम, और दूसरा कहलाता है हेट्रोजीनियस सिस्टम, ठीक है। होमोजीनियस सिस्टम अगर समझना है तो इस फोटो के थ्रू समझ सकते हो, तो दिस इज कॉल्ड एज होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है। मतलब ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, दोनों को मिला लोगे तो एक नया लिक्विड बन जाएगा, बहुत बढ़िया वाला। दिस इज कॉल्ड एज होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है ना। और हेट्रोजीनियस सिस्टम में क्या होता है कि इसी लिक्विड के साथ में अगर ये डाल दोगे तो ये एक डिफरेंट लिक्विड, ये भी लिक्विड बनेगा, बट देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड अलोंग विथ सॉलिड्स। तो देखो ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो दो अलग अलग यूज कर रहे हैं। यहां पे लिक्विड और लिक्विड यूज हो रहा है, तो एक जैसा यूज हो रहा है लिक्विड लिक्विड, मतलब एक जैसी चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, एक जैसा फेज है, तो होमोजीनियस सिस्टम। अगर सॉलिड लिक्विड अलग अलग यूज हो रहा है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस सिस्टम। देखो, डेफिनेशन भी वही है, अंग्रेजी इसकी सिंपल है कि एक सिस्टम जहां पे सिंगल फेस हो, मतलब ओनली लिक्विड 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 हो, या फिर ओनली गैस 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 हो, या फिर ओनली सॉलिड 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 हो, तो वो होमोजीनियस हो गया। एग्जाम्पल, अब ये मत लिख देना एग्जाम में, तो तुम वाटर और एसिड लिखना, ठीक है। वाटर तो है, ये एसिड बोल दो इसको, ठीक है हाँ। तो एसिड प्लस वाटर, लिक्विड लिक्विड, इट्स अ होमोजीनियस सिस्टम। एयर एंड वाटर वेपर, वाटर वेपर है ना, स्टीम, स्टीम भी हवा में ही जाती है, ठीक है, वो भी एक फॉर्म ऑफ एयर, है ना। सो दोनों क्या है, गैस है, वाटर वेपर भी गैस है, हवा भी गैस है, गैस गैस का मिक्सचर, होमोजीनियस, ठीक है। नीचे देखोगे हेट्रोजीनियस सिस्टम, अलग अलग, वाटर प्लस स्टीम, मतलब पानी के साथ में तुम वेपर को मिक्स करोगे, वेपर गैसियस होता है, पानी लिक्विड होता है, हेट्रोजीनियस सिस्टम बन गया। या फिर आइस डाल दोगे तुम पानी में, या फिर इसके, दोनों केस में हेट्रोजीनियस बन जाता है। बढ़िया तरीका याद रखने का, पर लिखना ये नहीं है एग्जाम में, ठीक है, ये लिखना है, ओके। चलो, सो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, या तो हम उसको क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा बता सकते हैं, या फिर होमोजीनियस सिस्टम एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम ये भी बता सकते हैं। एग्जाम में कौन सा बताएंगे सर, अगर टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम पूछा है तो ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड भी बताएंगे, और ये वाला भी बताएंगे, दोनों बता के आना है। क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 4 से 5 नंबर है, 6 नंबर का आएगा। तो वो आइसोलेटेड, ओपन और क्लोज्ड, वो तीनों भी लिखने हैं, और ये दोनों भी लिखने हैं, ठीक है। चलो, ये एक नेक्स्ट चीज है, ये एग्जाम में अभी तक पूछी नहीं गई है, बट बड़ी आसान सी चीज है, तो शायद पूछ सकता है नए वाले पैटर्न में, कि भाई कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच क्या होती है, एंड कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है। तो देखो यार, कंट्रोल वॉल्यूम वही चीज है जो मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले बता रहा था, कि ये तुम्हारा कॉलेज है, ठीक है। इस कॉलेज के अंदर तुम लोग रह रहे हो, ठीक है, और पूरे कॉलेज के एरिया पे मुझे रिसर्च करनी है, तो ये कॉलेज का एरिया सिस्टम है। इसी सिस्टम के अंदर बहुत सारे बच्चे बाहर से कॉलेज के अंदर आएंगे, और बहुत सारे बच्चे कॉलेज के बाहर जाएंगे, ठीक है ना। तो हम कॉलेज के अंदर आने वाले बच्चों पे, बाहर जाने वाले पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस रीजन पे फोकस कर रहे हैं जो कॉलेज का रीजन है, ठीक है। एक
इनसाइड गेट हो गया कॉलेज का, एक आउटसाइड गेट हो गया कॉलेज का, ठीक है ना। तो लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, तो ये जो रीजन है कॉलेज का रीजन, ये हो गया हमारा कंट्रोल वॉल्यूम, जहां पे तुम स्टडी कर रहे हो। समझ गए? बस। तो जब हम अपना रिसर्च एनालिसिस करते हैं एक लिमिटेड स्पेस में, ठीक है ना, तो इस अप्रोच को हम क्या बुलाते हैं? कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच, है ना। एक लिमिटेड सिस्टम बना के बाहर से बच्चे आ रहे हैं, हमें इन पे फोकस नहीं, इन पे फोकस नहीं, इस रीजन में जब बच्चे क्या कर रहे हैं, चाहे वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका एनालिसिस हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एज अ कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच। एक रिजर्व रिस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम में अपना एनालिसिस करना इज कॉल्ड एज कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच, ठीक है। इसका एग्जाम्पल तुम्हें ऑब्वियसली कॉलेज वाला नहीं देना है, एग्जाम्पल अपना कॉम्प्रेसर वाला देना है, ठीक है। कि एयर आ रही है बहुत सारी यहां से, है ना, और एयर बहुत सारी बाहर भी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा फोकस अंदर आती हवा पे नहीं है, बाहर जाती वाली हवा पे नहीं है, इस रीजन के अंदर जो मेरी हवा है, ठीक है ना, उस रीजन के अंदर मेरी हवा के साथ क्या हो रहा है, मैं जब उसका स्टडी करूंगा तो ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम बन गया, और ये मेरी कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच, ठीक है ना। यही अंग्रेजी में लिखा है कि व्हेन वी कन्फाइन आवर एनालिसिस एंड अटेंशन टू अ लिमिटेड स्पेस, जब हम एक फिक्स्ड लिमिटेड स्पेस में अपना एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना, या फिक्स्ड वॉल्यूम में अपना एनालिसिस करते हैं, तो उसको हम बुलाते हैं कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच। और जिस पे रिसर्च करते हैं उस वॉल्यूम को क्या बुलाते हैं? कंट्रोल वॉल्यूम। सिंपल, ठीक है। चलो, ओके। और जो सरफेस मैंने यहाँ ब्लू कलर से बताया हुआ है, वो सरफेस को हम कंट्रोल सरफेस बुलाते हैं, ठीक है। द सरफेस अराउंड द कंट्रोल वॉल्यूम इज कॉल्ड एज द कंट्रोल सरफेस। सिंपल सिंपल चीजें, एक एक दो दो बार पढ़ के देखोगे, काम तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है? थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। देखो भाई, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को मैं थोड़ा सा तुम्हें अलग तरीके से सिखाता हूँ। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज पहले बताता हूँ होती कौन कौन सी है। तुम अगर किसी भी चीज को देखो, उसका अपना एक प्रेशर होता है, उसका अपना एक वॉल्यूम होता है, उसका अपना एक टेम्परेचर होता है, उसका अपना एक मास होता है। तुम खुद को ही देख लो, तुम एक एटमॉस्फेयर में खड़े हो, तुम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे खड़े हो। तुम ज्यादा चौड़े हो तो तुम्हारा वॉल्यूम ज्यादा है, तुम कम चौड़े हो तो तुम्हारा वॉल्यूम कम है। तुम्हारा एक फिक्स टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, तुम्हारा एक फिक्स्ड मास है। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती है ना, इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम क्या बुलाते हैं? थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज बुलाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इतने आसानी से यूनिवर्सिटी तो मानने वाली है नहीं, करेक्ट है ना। तो पहले थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज कैसे बताएंगे कि हम अगर देखना चाहें कि ये प्रॉपर्टीज किसकी निकल सकती है ना, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर किसका निकल सकता है, तो उसको समझो, ठीक है। तो यार दो तरीके एनालिसिस होते हैं, एक होता है मैक्रोस्कोपिक, दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक। आसान भाषा में वही कुकर तुम्हारी मदद करने वाला है, ठीक है। तो अगर तुम बोलोगे कि भाई कुकर के अंदर पानी भरा हुआ है, कुकर के अंदर पानी भरा हुआ है, गर्म पानी है ठंडा पानी फर्क नहीं पड़ता, हॉट वाटर ले चलो, कुकर के अंदर हॉट वाटर है। मैं एज अ कुकर इसके अंदर जो कुछ भरा हुआ है उन सब के प्रेशर के बारे में बात कर रहा हूं, तो इसके अंदर एक अच्छा खासा हाई प्रेशर होगा। इस कुकर का अपना वॉल्यूम होगा। अगर गर्म करके रख दिया तुमने तो उसका अपना खुद का एक हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है। उस पूरा जो पानी भरा हुआ है उसका खुद का अपना एक मास होगा। और बिकॉज आपने पूरा गर्म करके रखा हुआ है तो उसकी खुद की अपनी एक एनर्जी भी होगी, ठीक है ना। तो हम पूरे कुकर की एज अ होल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास निकाल सकते हैं। हम पूरे कुकर की बात करेंगे तो दिस इज कॉल्ड एज मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस। लेकिन कुकर के अंदर जो पानी है उस पानी के मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, मॉलिक्यूल ऐसे गोल गोल छोटे छोटे होते हैं ना, तो अगर हम उस पानी के मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। तो जब आप माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हो ना, तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल का प्रेशर नहीं निकलता, छोटे छोटे मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नहीं निकलता। तो हम उस टाइप के एनालिसिस में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का प्रेशर वॉल्यूम एनालिसिस नहीं कर रहे होते हैं। हम एक्चुअल में जब हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इनकी बात करते हैं तो हम मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं। मतलब एज अ होल पूरा कुकर उसको देखते हैं, अंदर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को नहीं देखते हैं, पानी के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को नहीं देख रहे होते हैं, ठीक है ना। तो हम कौन सा एनालिसिस करते हैं? मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस। जब हम माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, डेफिनेशंस कई बार पूछी जा चुकी है, तो इसे भी देख लेना, ठीक है। तो एग्जाम्पल ध्यान रहे, पूरे कुकर का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का एनालिसिस कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक। सिर्फ कुकर के अंदर के पानी का एनालिसिस कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स का, तो वो माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस हो गया, जो माइक्रोस्कोप में दिखता है, करेक्ट। हाँ जी, करेक्ट। तो अब आप ये तो बता दो कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी क्या होती है। आपने तो बोला कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी होती है। माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक आपने बता दिया, है ना। बट थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी में एग्जाम में मुझे क्या लिखना है कि व्हाट आर थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, तो ये भाषा लिखनी है तुमको। क्या भाषा है? कि जब भी आप मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हो, है ना, जैसे पूरे एज अ होल का, तो उस वक्त आप
क्या क्या मेजर कर पाते हो? सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर कर पाते हो। जब आप मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हो तो वी कैन ऑब्जर्व और मेजर, है ना, सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है ना। एंड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड एज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। जब आप मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हो, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर मेजर कर पाते हो, दिस इज कॉल्ड एज द मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। और जब आप मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हो ना, ठीक है, तो आपको दो टाइप की प्रॉपर्टीज मिलती हैं, ठीक है ना। जब आप मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हो आपको दो टाइप की प्रॉपर्टी मिलती है। एक प्रॉपर्टी कहलाती है इंटेंसिव। तुमने शायद थोड़ी बहुत कॉलेज में क्लासेस अटेंड की होंगी, तो तुम्हें दूसरी वाली भी पता होगी। दूसरी वाली क्या कहलाती है? तुम्हारी एक्सटेंसिव, ठीक है। तो एग्जाम में अगर तुम्हें थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी लिखने को आया तो हमेशा ध्यान रखना, पहले बताओगे कि वी डू अ मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस, एंड व्हेन वी डू अ मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस वी कैन मेजर प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, मास एंड वॉल्यूम। There are two types of properties. One is called as intensive, one is called as extensive. क्या होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्या होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो मास पे डिपेंड नहीं करती। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो वो होती है जो मास पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब अगर तुम्हें समझना है तो तुम कैसे समझोगे? तो मैंने यहाँ पे एक फिगर बना रखा है, ये बेसिकली एक पराठा है, ठीक है ना। अब इस पराठे को तुमने क्या किया? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एकदम मस्त गरम गरम पराठा निकला था तुम्हारे हाथ में, उसको तुमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हर एक छोटे छोटे पार्ट का बोल सकते हो तुम अपना एक मास होगा, है ना। हर एक छोटे छोटे पार्ट का अपना एक मास होगा। तो अगर तुमने ये वाला पराठा का पार्ट तोड़ के खा लिया, तो इस वाले पार्ट को खाने से इस वाले पार्ट का मास, सॉरी, इस वाले पार्ट का टेम्परेचर बदलेगा क्या? नहीं बदलने वाला, ठीक है ना। तो अगर तुम पराठे का एक टुकड़ा गरम गरम खा लोगे तो पूरा पराठा ठंडा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। एक सर्टेन अमाउंट से टेम्परेचर गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा। गरम पराठा गरम ही रहेगा। ऐसे मत सोचो आधे घंटे तक खाओगे, तुरंत खाया उठा के तो उससे टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। मतलब मैंने एग्जैक्टली इतना पराठा उठा के फटाक से तोड़ के खा लिया, तो बाकी वाले पराठे के टेम्परेचर पे फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ने वाला, है ना। बाकी पराठे पे प्रेशर पे फर्क पड़ेगा क्या? ऐसा है कि आधा पराठा अगर मैंने खा लिया तो वो एकदम हाई प्रेशर पे चला जाएगा? नहीं जाएगा। फर्क पड़ेगा वॉल्यूम पे, क्योंकि मैंने इतना पराठा काट के खा लिया है, अब वॉल्यूम पराठे का कम हो गया, अब कम पराठा बचा है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम पे फर्क पड़ेगा, पराठे के टोटल मास पे फर्क पड़ेगा, करेक्ट है ना। ये पूरा पराठा मिलके जो एनर्जी सराउंडिंग्स में दे रहा था ना, पूरा गरम पराठा एनर्जी सराउंडिंग में जो दे रहा था, उस एनर्जी पे भी फोकस, मतलब फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आधा पराठा तुमने खा लिया है, ठीक है, तो अब कम एनर्जी मास जा रही है, लेकिन पराठे के टेम्परेचर पे फर्क नहीं पड़ रहा। खा लेने से पराठा ठंडा नहीं हो जा रहा, प्रेशर पे फर्क पड़ रहा है ना। तो जो प्रॉपर्टीज मास पे डिपेंड नहीं करती हैं, है ना, वो टेम्परेचर, प्रेशर, ये प्रॉपर्टीज कहलाती हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। सो हर एक पार्ट का टेम्परेचर सेम है, एक टुकड़ा खाने से टेम्परेचर, प्रेशर नहीं बदलता, लेकिन मास बदलता है, वॉल्यूम बदलता है। वो पूरा पराठा एज अ होल सराउंडिंग में जो पूरा गर्म कर रहा था वो बदल जाता है, ठीक है ना। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, जो मास पे डिपेंड करती है ना, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल भी तुम्हें यहाँ पे डेफिनेशन में लिख रखा है कि इट इज डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ मास। पराठा खा लोगे तो मास कम हो जाएगा, पराठा खा लोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, पराठे का आधा हिस्सा खा लिया तो अब वो जितनी एनर्जी सराउंडिंग में दे रहा था वो कम हो जाएगी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द मास, इंटेंसिव डज नॉट डिपेंड ऑन। एग्जाम में इंटेंसिव एक्सटेंसिव लिखने को आएगा तो पहले तो वो पराठे वाला एग्जाम्पल भी लिखना, पुराना वाला डायग्राम बनाना जो मैंने दिखाया तुम्हें, और फिर ध्यान से ये एक एग्जाम्पल लिख के आना। क्या है एग्जाम्पल? कि एक बड़ा सा कंटेनर है, उस बड़े से कंटेनर में तुमने बहुत सारा पानी भर दिया है, ठीक है ना। और उसके बाद तुमने मेजर किया, उसका अपना मास है पूरे पानी का, उसका अपना वॉल्यूम है, उसका अपना प्रेशर है, उसका अपना टेम्परेचर है। अब तुमने उस कंटेनर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि आधा पानी जो है वो तुम्हारा लेफ्ट में हो जाएगा और आधा पानी जो है वो तुम्हारा राइट में हो जाएगा। लेकिन प्रेशर इस वक्त लेफ्ट कंटेनर का भी सेम रहेगा, राइट कंटेनर का भी सेम रहेगा। टेम्परेचर अगर 100 डिग्री पे पानी था तो लेफ्ट में भी 100 डिग्री पे रहेगा, राइट में भी 100 डिग्री पे रहेगा पानी, ठीक है ना। तो होगा क्या, लेकिन पानी का वॉल्यूम जो है वो टोटल वॉल्यूम से अब लेफ्ट कंटेनर में आधा ही बचा है, टोटल मास से अब लेफ्ट कंटेनर में आधा ही मास बचा है। बट जिस टेम्परेचर प्रेशर पे पानी बड़े कंटेनर में था, क्योंकि सिर्फ तुमने डिवाइड कर दिया कंटेनर को और कुछ नहीं किया। तो इंटेंसिव एक्सटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? वो प्रॉपर्टीज जो
मास पे डिपेंड नहीं करती, टोटल मास को आधा कर दिया तो भी प्रेशर टेम्परेचर उतना ही है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, मास खुद एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, वो मास पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, वो अगेन मास पे डिपेंड करता है, आधा करने से ये लोग आधे हो गए। वेरी गुड एग्जांपल गाइस, इसी चीज की अंग्रेजी यहां लिख रखी है कि क्वांटिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, तो हर एक पार्ट में आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो वैसी ही रहेगी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो आधी हो जाएगी। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर क्लिक करना, थर्मोडायनेमिक्स फ्री पीडीएफ करके कोर्स मिल जाएगा। इस पे पीयू 2024 पैटर्न में जाके क्लिक करके सर्च कर लेना, थर्मोडायनेमिक्स फ्री पीडीएफ मिल जाएगा तुम्हें। एप्लीकेशन में दिखेगा बॉस, वेबसाइट पे नहीं दिखेगा वो, ठीक है। तो वहां जाके देख लो, उसमें पूरा पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगा, आराम से देख के पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो हमने इंटेंसिव प्रॉपर्टी जान ली, हमने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जान ली, ठीक है। अब हम जरा आगे बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी क्या होती है। बहुत सिंपल सिंपल चीज है, हर एक जगह मैंने डायग्राम्स बना रखे हैं, तुम्हें भी एग्जाम में हर जगह डायग्राम बनाना है। ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, आओ यहां सिखाता हूं। तो एक बहुत बड़ा सा कंटेनर है और उस कंटेनर को मैंने थोड़ा सा एक सेपरेटर लगा रखा है, ठीक है। इस साइड में जो भी मेरे पास में लिक्विड है या गैस है वो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी पे है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं बहुत हाई एनर्जी पे। और इस साइड जो गैस के मॉलिक्यूल है बहुत लो एनर्जी पे। अब मैं सेपरेटर हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, अब ये लोग आपस में खेल सकते हैं, तो फिर नेक्स्ट सिचुएशन क्या बनेगी, ये लोग आपस में खेलने लगेंगे। तो जब भी एक हाई टेम्परेचर वाला एक लो टेम्परेचर वाले से टकराएगा, ठीक है, एक हाई एनर्जी वाला एक लो एनर्जी वाले से टकराएगा, तो वो अपनी हाई एनर्जी से थोड़ी एनर्जी लो वाले को ट्रांसफर कर देगा। तो एक दूसरे से कोलेशन करके एनर्जी का जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एनर्जी खुद जाके लो वाले से टकरा के ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी, अ प्रॉपर्टी दैट एग्जिस्ट इन विच अ ट्रांसफर ऑफ मास मोमेंटम एनर्जी ऑकर्स। ऑब्वियसली बात है, एक दूसरे से अब जाके ठोकर मारेगा तो मोमेंटम भी ट्रांसफर होता है ना। तो ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी इस तरीके से होती है, मॉलिक्यूल्स का एजिटेशन, एजिटेशन मतलब किसी चीज को शेक कर देना, मतलब एजिटेशन, मॉलिक्यूल्स का एजिटेशन, ठीक है ना। सो ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि खुद एक मास जाके दूसरे मास से टकराएगा और अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी, दैट्स इट। फिर उसका फिगर बना देना, फिगर बना के दिखा देना कि अब ट्रांसपोर्ट कर रहा है प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो, सो प्रॉपर्टी समझ में आ गई ट्रांसपोर्ट वाली, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ना शुरू किया था। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड नहीं करती, वन ऑफ द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज इज प्रेशर। तो व्हाट इज प्रेशर, इस पे सवाल आ सकता है, बिल्कुल थ्योरी में आ सकता है, या फिर एक्सप्लेन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, उसमें तुम्हें प्रेशर एक्सप्लेन करने को आ सकता है। प्रेशर एक्सप्लेन करने का बड़ा सिंपल तरीका होता है, देखो, तुम्हें बनाना है तुम्हारा पिस्टन सिलेंडर वाला सिस्टम। तो ये ब्लू वाला क्या है तुम्हारा, पिस्टन, और ये क्या है तुम्हारा सिलेंडर। और इस बार तुमने क्या किया है, पिस्टन को सिलेंडर से अटैच कर दिया। अब अटैच करने से क्या हुआ, होगा क्या कि अगर मैं इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रख रहा हूं गैस के, ठीक है, और कल को यहां पर मैं किसी तरीके से इसको हीट करने की कोशिश कर दूं, तो गर्म होने के बाद भी ये मॉलिक्यूल्स जब एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेंगे, तो एनर्जी अब्जॉर्ब करके ये पिस्टन को धक्का देने की कोशिश करेंगे, बट पिस्टन ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि मैंने फिक्सन को कर दिया है फिक्स्ड, अटैच्ड, ठीक है ना। बट ऑब्वियसली इस पिस्टन पे कुछ ना कुछ ये कंटिन्यूअसली हिट करेंगे तो पिस्टन का प्रेशर बढ़ेगा, है ना, ठीक है। इस पूरे एरिया का ऑब्वियसली प्रेशर जरूर बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो नॉर्मली आपने क्या किया, इमेजिन किया आप अपनी क्लासरूम में गए, आपने एक सिलेंडर रखा, वहां पे एक पिस्टन लगाया और पिस्टन को तुमने सील कर दिया, ठीक है ना, वेल्डिंग करके अटैच कर दिया पिस्टन को। तो इस वक्त पिस्टन जब सिलेंडर से अटैच्ड है तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तुम, मैं, ये कंप्यूटर या फोन, ये सब लोग एटमॉस्फेयर के अंदर हैं, तो मैं तुम हम सब इस वक्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हैं, कि एटमॉस्फेयर के दबाव पे हैं, ठीक है ना। अब अगर हम इस वक्त अपने आप पे और प्रेशर लेंगे तो फिर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर वाले प्रेशर पे चले जाएंगे, या आप अपना प्रेशर रिलीज करेंगे तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर पे जाएंगे। एक छोटा एग्जांपल देता हूं, जब तुम पानी में स्विमिंग पूल में डुबकी मारते हो तो जितना तुम पानी के नीचे जाते जाओगे उतना ज्यादा तुम्हें ऐसे फील होगा कि पानी तुम्हें पुश कर रहा है, तो तुम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर पे जा रहे होगे, ठीक है। सो इट्स सच एन एग्जांपल। एग्जाम्पल कैसे, हाँ मतलब एग्जाम में कैसे रखना है वो देखो, ठीक है। कि सबसे पहले तो यार इस वाले को मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल दिया, तो एक सर्टेन अमाउंट रहती है 1 atm इसकी वैल्यू रहती है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये डायग्राम बना दिया हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम लगाएंगे यहाँ पे आग, ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे किसी भी एलिमेंट के थ्रू कंटिन्यूसली
हाई प्रेशर में हवा इंसर्ट करना शुरू कर देंगे। तो जब हम बहुत हाई प्रेशर में यहाँ पे इसके अंदर हवा डालना शुरू कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत हाई प्रेशर पे आ जाएंगे और वो कंटिन्यूअसली पिस्टन को हिट करने की कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाएगा। ठीक है, तो गेज प्रेशर क्या होता है कि जितनी मैंने हवा डाल के उसके अंदर प्रेशर बढ़ा दिया। ठीक है ना। जैसे तुम्हारा टायर हो गया, तो टायर नॉर्मली फ्लैट रहता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा हवा भर दोगे तो वो हाई प्रेशर पर चला जाता है। तो वैसे ही इस सिस्टम में बहुत हवा भर दी तो वो बढ़ गया। तो अब इस रीजन का एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो गया, तो इस रीजन का एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, ऑलरेडी ये भाई साहब कहाँ थे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे थे। ठीक है, प्लस मैंने जितना फोर्स करके अंदर भरा है, तो जो प्रेशर एक्स्ट्रा लगा के भरा है वो हो गया तुम्हारा गेज प्रेशर। ठीक है, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर इज कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट प्रेशर। ये तब जब हम एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे होते हैं वहां पे। तो जितना एक्स्ट्रा प्रेशर डाला है उतना हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ऐड कर दिया, तो एटीएम प्लस गेज होके ये टोटल प्रेशर बन गया। ठीक है, अब अगर आप अंदर प्रेशर डाल रहे हो, इसका मतलब आप अंदर से प्रेशर बाहर भी निकाल सकते हो। हाँ जी, निकाल सकते हो, वैक्यूम उसी को तो बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे एक पाइप लगा दिया और कंटिन्यूअसली यहां से हवा बाहर खींचना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो वैक्यूम क्रिएट होने से अब ये प्रेशर लो हो जाएगा, एटमॉस्फेयर पे नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो जब वैक्यूम आता है, वैक्यूम क्या करता है, वैक्यूम एटमॉस्फेयर से प्रेशर को नीचे गिरा देता है। तो जितनी मैंने हवा नीचे खींची है, तो अब इस मोमेंट पे हवा को बाहर फेंकने के बाद में यहां का प्रेशर क्या रहेगा, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना नहीं रहा, जो वैक्यूम का प्रेशर था उस वैक्यूम के प्रेशर की जितना वो कम हो चुका है। ठीक है ना। तो हम इसमें से क्या करेंगे, वैक्यूम प्रेशर को माइनस करेंगे। तो अब इस पॉइंट का एब्सोल्यूट है ना, हवा निकाल देने के बाद एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा, इतना। हवा भर देने के बाद एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा, इतना। तो यही चीज को तुम्हें एग्जाम में भी ऐसे ही बना के लेके आना है कि गॉज प्रेशर ऐड होकर एब्सोल्यूट प्रेशर बनाता है, वैक्यूम प्रेशर माइनस होकर एब्सोल्यूट प्रेशर बनाता है। ठीक है, ऐसे ही डायग्राम बना देना, पिस्टन अटैच कर देना और लिख देना कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तुमने तो पढ़ा हुआ है सॉलिड मैकेनिक्स में, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जो भी फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया है ना, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑन द बाउंड्रीज, ऑब्वियसली बाउंड्री पे एक्सर्ट करेगा, ऑफ एनी सब्सटेंसेस ऑफ अ सिस्टम, दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर। ऐसे बढ़ता है प्रेशर, ऐसे कम होता है प्रेशर, इतना लिख देना, काम तुम्हारा सेट हो जाएगा बस। ठीक है, चलो। तो प्रेशर की बातचीत हो गई, अब आगे बढ़ते हैं और क्या पढ़ने के लिए हमारे पास। चलो आ जा रहे हैं अब अपन जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है और इसका आंसर भी बहुत ही ज्यादा इजी है गाइस। व्हाट इज जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपल भाषा में समझाता हूं कि अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, सेम टेम्परेचर पे। मतलब ए वाले भाई साहब भी अगर 60 डिग्री पे हैं, बी वाले भाई साहब भी अगर 60 डिग्री पे हैं, अपने थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ गए। दूसरी जगह ए वाले भाई साहब भी 60 डिग्री पे हैं और सी वाले भाई साहब भी 60 डिग्री पे हैं। ठीक है, तो ए और सी भी क्या हो गए, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पे हो गए। ठीक है, तो अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, तो ऑब्वियसली बी और सी भी कहाँ आ चुके हैं, सेम टेम्परेचर पे आ चुके हैं। मतलब बी और सी भी क्या हो गए, दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पे हो गए। है ना, वही चीज अंग्रेजी में लिखा है कि अगर ए भाई साहब बी भाई साहब के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, ए भाई साहब सी भाई साहब के साथ में भी थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, तो बी और सी भाई साहब भी थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। ठीक है ना। तो ये ऐसा है कि यार एक पर्सन ए है जो पर्सन बी से प्यार करता है। ठीक है, एक पर्सन ए है जो पर्सन सी से भी प्यार करता है। ठीक है ना। तो भाई पर्सन ए पर्सन बी को भी लाइक करता है, पर्सन ए पर्सन सी को भी लाइक करता है। तो पर्सन बी भी पर्सन सी को ये चीज यहाँ अप्लाई नहीं होती। ठीक है ना, देर इज नो कनेक्शन। ठीक है, तो रियल लाइफ में ऐसे कनेक्शन वर्क नहीं करते कि भाई ए बी को भी पसंद करता है, ए सी को भी पसंद करता है, तो बी और सी आपस में पसंद करने लगेंगे। ना 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 ना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दिस इज अ टोटली डिफरेंट केस। लेकिन 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 अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, तो बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। यही लॉ कहता है और इस लॉ को हम क्या बुलाते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है ना। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, सिंपल सा स्टेटमेंट है, कुछ गणित नहीं है यहाँ सिखाने का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज देखते हैं। देखो, थोड़ी देर पहले मैंने तुमको मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक समझाया था। मैक्रोस्कोपिक मतलब पूरे कुकर का एनालिसिस, माइक्रोस्कोपिक मतलब कुकर के अंदर के पानी के मॉलिक्यूल का एनालिसिस। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक का अगर एग्जाम में सवाल आता है तो तुम्हें कुछ इस तरीके से आंसर भी कर सकते हो, तो कि मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू को हम क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स बुलाते हैं, ये भी एक और नाम है इसका।
ठीक है ना। तो मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू में हम क्या करते हैं कि हर एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल की स्टडी नहीं करते हैं। वही एग्जाम यहां लिखा हुआ अंग्रेजी में कि इन दिस अप्रोच अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कंसिडर्ड। हमने पूरी क्वांटिटी कंसिडर करी है मैटर की, ठीक है। उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे जो इवेंट्स हो रहे हैं उसको हम नहीं लेते विदाउट द इवेंट्स ऑकरिंग एट द मॉलिक्यूलर लेवल। पूरे मैटर को कंसिडर करेंगे without the events occurring at the molecular level. So this study is called as macroscopic point of view, जिसे हम क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स भी बुलाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि हर एक पार्टिकल का अपना एक मास होता है, अपना एक वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो हर एक पार्टिकल जो है वो क्या कर रहा होता है कि वो जाके दीवारों पे हिट कर रहा होता है, ठीक है। तो एक एक पार्टिकल दीवारों पे पुश करेगा, मतलब हर एक पार्टिकल का अपना अपना एक प्रेशर होगा। तो हम ये चीज नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है ना। हम कंबाइंडली सारे मॉलिक्यूल्स मिलके जो हिट करके बना रहे हैं दैट इज द एवरेज प्रेशर। तो वी हैव टू डील विद द एवरेज प्रेशर व्हेन इट कम्स टू मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू, जिसे हम क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स भी बुलाते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला दिमाग में रख लीजिएगा, उतना टफ नहीं है याद करना। तो मैं अगर दिखाना है तो मैं तुम्हें लिख के भी दिखा देता हूँ कि ये बनता कैसे है। सो प्रेशर हमें पता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, पूरा सॉलिड मैकेनिक्स में पढ़ा था। फोर्स होता है तुम्हारा मास इनटू एक्सेलरेशन, करेक्ट है ना। और एक्सेलरेशन को क्या बोलते हो तुम, डीवी बाई डी टी, है ना, मैकेनिक्स में पढ़ा था लास्ट ईयर। सो एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज डीवी बाई डी टी। सो एम डीवी बाई ए डी टी, यही फॉर्मूला तुम्हारा लिखा हुआ है। ये चीज लिख दीजिएगा और एवरेज प्रेशर लिख देना। तो हम इंडिविजुअली एक एक पे नहीं करते, कंबाइंड मिलकर जो टोटल प्रेशर एग्जिस्ट करता है और जो एवरेज प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है उस पर बात करते हैं, विच इज मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू, विच इज आल्सो कॉल्ड एज क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना। चलो, इसी का उल्टा माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू में जिसे हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स बुलाते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक को क्लासिकल, यही हमें पूरी पढ़नी होती है। माइक्रोस्कोपिक को स्टैटिस्टिकल बुलाते हैं। माइक्रोस्कोपिक में सबसे अच्छा एग्जांपल तुम्हारा न्यूक्लियर एनर्जी वाला सिस्टम, ठीक है। तो यूरेनियम के एटम में एक न्यूट्रॉन जाता है, ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा न्यूक्लियर कैसे वर्क करता है। तो एक न्यूट्रॉन जाएगा यूरेनियम को हिट करेगा, हिट करने के बाद में तीन तीन बिखर के निकलेंगे। फिर हर एक न्यूट्रॉन जाके एक यूरेनियम को हिट करेगा तो वो भी निकालेगा, ये जाके इसको हिट करेगा। तो ये क्या हो रहा है, छोटे छोटे मॉलिक्यूलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे चीजें कंसिडर हो रही हैं। दिस इज माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। वी आर अंडरस्टैंडिंग, वी आर एनालाइजिंग द इंडिविजुअल एटम्स, एक एक एटम पे क्या क्या काम हो रहा है। तो एटम के अंदर न्यूट्रॉन है, वो जाके एक न्यूट्रॉन दूसरे एटम को जाके हिट कर रहा है, तीन न्यूट्रॉन्स को वहां से बाहर फेंक रहा है। फिर हर एक न्यूट्रॉन जाके हर एक एटम पे हिट कर रहा है, तीन तीन न्यूट्रॉन बाहर फेंक रहा है। एटॉमिक एनालिसिस, न्यूक्लियर फिजिक्स, दिस इज माइक्रोस्कोपिक का एग्जाम्पल। सेम चीज बना के जाना एग्जाम में, बढ़िया। फिगर दोस्त, फिगर नहीं भूलना है, हर जगह फिगर बनाना है, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट विल हैव अ लुक एट ये, यार ये स्टेट वगैरह की बहुत चीजें आती हैं एग्जाम में। डायरेक्ट डेफिनेशन पूछता है। तो स्टेट क्या होता है, साइकिल क्या होता है, पाथ क्या होता है। ध्यान से देखो इन डेफिनेशंस को। लोग स्टेट का नाम सुन के बोलते हैं कि स्टेट मतलब सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। ये गलत है। सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट नहीं होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस फेज होते हैं, ठीक है। सॉलिड फेज, लिक्विड फेज, गैसियस फेज। तो एग्जाम में स्टेट पूछा तो सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट लिख के मत आ जाना, ये स्टेट नहीं है, ये फेज है। तो स्टेट क्या होता है सर, देखो सिंपल भाषा में यहां लिखा हुआ है कि जिस स्टेट में हो आप, जैसे आप इस वक्त एग्जाम के टेंशन में हो तो तुम टेंशन वाली स्टेट में हो, वही होता है स्टेट। कि जिस कंडीशन में या जिस सिचुएशन पे सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है वो उसकी स्टेट होती है। जैसे तुम अभी टेंशन में एग्जिस्ट कर रहे हो, तुम्हारी टेंशन की स्टेट है। सिस्टम को टेंशन नहीं लेना होता है, सिस्टम प्रेशर पे एग्जिस्ट करता है, टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है ना। जैसे मान लो एक कंटेनर है, उसमें पानी है, एक सर्टेन प्रेशर पे वो पानी है, एक सर्टेन टेम्परेचर पे है, उस पानी का एक सर्टेन वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये उसकी एक स्टेट हो गई, ठीक है। तो इसकी अंग्रेजी भी देख लो, यहां पे है द कंडीशन इन विच अ सिस्टम एग्जिस्ट। जिस कंडीशन पे सिस्टम एग्जिस्ट करता है उसी को उसकी स्टेट बोलते हैं, और ये अंग्रेजी है। द कंडीशन इन विच अ सिस्टम एग्जिस्ट एट एनी पर्टिकुलर टाइम इज टर्म्ड एज इट्स स्टेट। ये लिखना है तुमको। नाउ when the properties have a definite value then we can say the system exists in a definite state। definite value मतलब क्या, कि कंटिन्यूसली प्रेशर बदल नहीं रहा है उसका, कंटिन्यूसली टेम्परेचर बदल नहीं रहा है। वी हैव अ फिक्स्ड प्रेशर, वी हैव अ फिक्स्ड टेम्परेचर, वी हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। दिस इज कॉल्ड एज डेफिनेट स्टेट, है ना। कि बदल, स्टेट बार बार चेंज नहीं हो रहा है। डेफिनेट स्टेट मतलब वो पहले भी P1 पे था, अब भी P1 पे, पहले भी T1 पे था, अब भी T1 पे, है ना। देयर इज अ फिक्स्ड डेफिनेट स्टेट। एंड ऑल्सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम स्टेट, जब बहुत समय तक बिना किसी एक्सटर्नल रीजन के ये इस स्टेट में रह सकता है,
तो हम बोलते हैं उसे इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है ना, कि वेयर द प्रॉपर्टीज रिमेन अनचेंज्ड अंटिल यू चेंज द एक्सटर्नल कंडीशंस। एक्सटर्नल कंडीशन क्या है, मतलब मैं कल को आगे इसमें आग लगा दूं नीचे, ठीक है, तो आग लगाने से क्या होगा कि ये इसकी स्टेट बदल जाएगी। ठीक है ना, ये प्रेशर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, है ना, क्लोज कंटेनर है, तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उस वजह से क्या होगी, स्टेट बदल जाएगी। तो एक्सटर्नल अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो, और बिना एक्सटर्नल चेंजेस किए अगर ये अभी भी सेम प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम पे है, मतलब हम कह सकते हैं वो अपने एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। ठीक है, तो स्टेट क्या है, द कंडीशन एट विच द सिस्टम रिमेन्स इन अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज द स्टेट। ठीक है ना, एंड इफ इट रिमेन्स एट अ स्पेसिफिक प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम इट इज कॉल्ड एज अ डेफिनिट स्टेट। ठीक है ना? और जब स्टेट बदलता है तो हम कहते हैं स्टेट बदल गया है। जैसे स्टेट कैसे बदलेगा, वही, ये पानी का कंटेनर था, यहाँ पे नीचे आग लगा दिया मैंने, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, तो स्टेट बदल गई है ना। वहीं पे पानी को गर्म करके मैंने खाली छोड़ दिया, तो हाई टेम्परेचर से वो लो टेम्परेचर पे जाएगा, तो टेम्परेचर बदल रहा है, मतलब स्टेट चेंज हो रही है। तो चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज चेंज ऑफ स्टेट। तो मैं एग्जाम में चेंज ऑफ स्टेट भी लिख के आना है, स्टेट की डेफिनेशन लिखना है, दोनों चीजें लिख के आना है दोस्त। ठीक है ना, स्टेट पूछा तो पूरा लिख के आना। ओके, स्टेट समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्या है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अगेन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है ध्यान से सुनो। ठीक है, कोई भी सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में कब होता है, देखो, एक होता है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम सेम नहीं है। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि मैंने एक चीज को पूरी तरह से हीट देके गर्म कर दिया। अब गर्म करने के बाद में अगर मैं बोल रहा हूं कि मैंने इस पानी के आसपास एक ऐसी लेयर बना दी जिस लेयर से आपकी हीट एनर्जी बाहर नहीं जा सकती, तो ये क्या रहेगा, उस गर्म स्टेट में ही हमेशा रहेगा, कभी भी ठंडा नहीं होगा। तो ये गर्म स्टेट के साथ में कहां पहुंच गया, थर्मल इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया। या फिर मैं ये कह रहा हूं कि मैंने इसको कभी गर्म ही नहीं किया, ये पानी अपना रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ था, तो ना ही पानी से बाहर हीट जा रही है, ना बाहर से अंदर हीट आ रही है, तो ये ऑलरेडी थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम आर नॉट सेम। थर्मल इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, हीट पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कि थर्मल इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ हीट पे डिपेंड करता है। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम तीन चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो हीट पे भी डिपेंड करता है, वो केमिकल रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है, और वो मैकेनिकल फोर्स पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब मैकेनिकल फोर्स, केमिकल रिएक्शन और हीट ये तीनों ही स्टेबल होते हैं तब आता है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, समझ गए, जब मैकेनिकल, केमिकल और हीट तीनों से मेरा कोई चेंज नहीं हो रहा है तब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। सिर्फ हीट में चेंज नहीं है तो उसको हम थर्मल बोलेंगे, थर्मोडायनामिक नहीं बोलेंगे। बच्चे थर्मोडायनामिक में थर्मल का डेफिनेशन लिख के आते हैं, फिर बोलते हैं मैंने तो सब कुछ लिखा था, मेरे को कोई मार्क्स ही नहीं देता है करके। कैसे देगा भाई, तेरे बेसिक्स ही गलत है, तो ठीक कर। ओके, चलो, तो ये जो तीन इक्विलिब्रियम बनाए बताया मैंने, दिखा देता हूँ कि भाई कोई भी सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में तभी होता है जब वो मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल तीनों इक्विलिब्रियम पे एक साथ होता है। ठीक है ना। अब एग्जाम में तुम्हें ये चीज लिखनी है क्या, सबसे पहले कोई सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, है ना, ना ही प्रेशर होगा, ना ही वॉल्यूम, ना ही टेम्परेचर, जब कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी तो सिस्टम होगा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में। ठीक है ना, समझ गए, समझ गए, है ना। देखो ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, जब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी तब सिस्टम होगा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में। जब सिर्फ टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तब सिस्टम होता है थर्मल इक्विलिब्रियम पे। समझे, तो थर्मल इक्विलिब्रियम सिर्फ टेम्परेचर पे डील करता है, थर्मोडायनामिक थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब पे डिपेंड करता है, मतलब मैकेनिकल, केमिकल हर जगह इक्विलिब्रियम होना चाहिए। इज डिफरेंस ना। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में बेसिकली तीनों कंडीशन लगती है, मैकेनिकल भी चाहिए, केमिकल भी चाहिए, थर्मल भी चाहिए। तो कैसे रहेगा ये तीनों बता देते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कैसे होता है, जब मेरे पास कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स ना रहे तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। ठीक है ना, क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्स क्या करता है, सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। जैसे कि यहां देखो, इधर एक बॉक्स अपने फ्लोर पर रखा हुआ है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये बढ़िया से अपने मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पे है। मान लो मैंने इसमें फोर्सेस लगाने शुरू कर दिए, एक 10 किलो न्यूटन यहां से लग रहा है, दूसरा किलो न्यूटन यहां से, बट दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस हो गए, फिर से मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि मुझे चाहिए अनबैलेंस्ड फोर्स। इधर तो बैलेंस्ड है, जितना इधर लगा उतना इधर लगा। ये देखो,
इधर 20 लगा, इधर 10 लगा। अब देखो, अब ये नहीं रहेगा, अब ये तो इधर मूव करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ दिस इज नॉट इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम सिंपल है कि भाई कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं रहना चाहिए। एग्जाम में जब पूछेगा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, तो तुम्हें बताना है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों नहीं बदलते हैं। थर्मोडायनामिक होने के लिए, इक्विलिब्रियम होने के लिए तुम्हें तीनों कंडीशंस चाहिए, मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल। मैकेनिकल म्हणजे काय? मैकेनिकल में आपका जो भी बॉक्स रखा हुआ है उसमें कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होना चाहिए। अगर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स आ गया तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम खत्म। वैसे केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या कि तुम्हें अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी डिफ्यूजन वगैरह नहीं होना चाहिए। डिफ्यूजन समझते हो ना? डिफ्यूजन समझना का कितना सिंपल तरीका होता है कि तुम्हारे हाथ गीले हैं, हाथ गीले, तुम टिश्यू रख लेना तो टिश्यू में तुरंत पानी अब्सॉर्ब कर लेगा, तो पानी डिफ्यूज होके टिश्यू के अंदर चला गया। सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, बोल सकते हो तो, ठीक है ना? या फिर प्रॉपर केमिकल रिएक्शन की, एसिड में वाटर डाल दिया, ठीक है। सो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, तो उसका ये एग्जाम्पल जरूर लिख के आना एग्जाम में। कि जैसे तुम्हारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एकदम बम फोड़ने वाली गैस है, ऑक्सीजन भी एकदम बम फोड़ने वाली गैस है। तो मैंने एक कंटेनर में हाइड्रोजन ब्लू वाले मॉलिक्यूल्स डाल दिए, ऑक्सीजन के रेड वाले मॉलिक्यूल्स डाल दिए। अब देखो ये इस वक्त रिएक्ट नहीं करेगा, ये बढ़िया सा केमिकल इक्विलिब्रियम पे है, क्योंकि ना ही ऑक्सीजन जाके हाइड्रोजन को छेड़ रहा है, ना ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छेड़ रहा है। ये दोनों एक दूसरे से टकरा भी जाएंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, ये बम बना के फूटेगा नहीं। पर अगर मैं छोटी सी चिंगारी लगा दूं तो फिर होगा धमाका, ठीक है ना? तो अगर चिंगारी लगा दो, स्पार्क कर दूंगा, तो फिर ब्लास्ट हो जाएगा, बिकॉज इट्स गोना बी अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो कि, बट जब तक मैं स्पार्क नहीं कर रहा हूं तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये दो अलग अलग केमिकल्स अलग से अपने इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। दिस इज अ केमिकल इक्विलिब्रियम। डिस्टर्ब कब होता है? डिस्टर्ब तब होता है जब तुम स्पार्क मारते हो, सीधे खत्म, टाटा, राइट। सो हमने दो इक्विलिब्रियम समझ लिया, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, अनबैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या कि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं डालोगे तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, सिंपल। तीसरा बचा थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम वही है, थोड़ी देर पहले बता रहा था मैं तुम्हें, कि अगर पानी रूम टेम्परेचर पे है तो यहां से बाहर कोई हीट नहीं जाएगी, बाहर से अंदर कोई हीट नहीं जाएगी। अगर पानी गर्म वाला है, तो गर्म पानी है तो यहां से बाहर हीट चली जाएगी, तो थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं रहा, है ना? तो टेम्परेचर, अगर देर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, मतलब ये पानी रखा हुआ है और पानी के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई हीट बाहर नहीं आ रही, कोई बाहर से अंदर नहीं आ रही, थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया। हॉट वाटर है तो ऑब्वियसली हीट बाहर जाएगी, तो थर्मल इक्विलिब्रियम हुआ क्या? नहीं हुआ, ठीक है। डायथर्मिक वॉल क्या होती है? डायथर्मिक एक बड़ा ऐसे खतरनाक सा तुम्हें शब्द दिख रहा है। डायथर्मिक का मतलब तुम बोलोगे कितना ईजी होता है। डायथर्मिक मतलब जो हीट का, हीट को बाहर जाना या हीट को अंदर आना अलाउ करे, दैट इज कॉल्ड एज डायथर्मिक, ठीक है ना? तो सिंपल चीज है, हर मेटल डायथर्मिक होता है। स्टील वगैरह क्या करता है, कुकर ले लो, तुम्हारा कुकर का जो बाहर का पोर्शन है वो पूरा डायथर्मिक है। अंदर की हीट कुकर से बाहर आती है, हाथ जल जाते हैं पकड़ते हैं तो, करेक्ट है ना? डायथर्मिक वॉल मतलब जो हीट का आदान प्रदान अलाउ करे, दैट्स डायथर्मिक। शब्द कठिन होते हैं, बाकी कुछ नहीं। थर्मल का तुम्हें पता है, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं आना चाहिए, ऊपर अंग्रेजी लिखी हुई है कि सराउंडिंग सिस्टम पे कोई हीट नहीं आनी चाहिए, सिस्टम से सराउंडिंग पे कोई नहीं आनी चाहिए, फोकस पूरा हीट पे रहता है इसका, है ना? ठीक है, सो दिस इज योर थर्मल इक्विलिब्रियम, ओके। चलो, केमिकल देख लिया, थर्मल देख लिया, आगे बढ़ते हैं भाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा तो कम से कम तुम्हारे 4 नंबर का तो पूछेगा पूछेगा ये, ठीक है ना? क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस को अगर तुम्हें समझना है तो पहले दो तीन चीजें याद रखो। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले भाई, क्वाजी स्टैटिक जैसा नाम है ना, क्वाजी स्टैटिक, वैसे ही ये एक बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस होता है। क्वाजी स्टैटिक स्लो प्रोसेस, ठीक है। उसके अलावा क्वाजी स्टैटिक स्लो होने के साथ साथ रिवर्सिबल भी होता है। तो अगर एग्जाम में कुछ भी याद नहीं आया ना, तो क्वाजी स्टैटिक एक स्लो प्रोसेस होता है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इतना भी लिख दोगे तो थोड़े नंबर तो दे देगा, ठीक है। अब समझेंगे कैसे स्लो रिवर्सिबल प्रोसेस को, है ना? तो हमने कंसिडर किया एक गैस सिलेंडर के अंदर है, ठीक है ना? तो ये तुम्हारा बड़ा सा सिलेंडर है, ठीक है। और ये ब्राउन वाला क्या है तुम्हारा? पिस्टन, ठीक है ना? है ना? तो ये है तुम्हारा पिस्टन, और ये है तुम्हारा क्या? बड़ा सा सिलेंडर। इनिशियल स्टेट पे गैस है, और वो अपने खुद के एक सर्टेन प्रेशर पे रहेगा, एक सर्टेन वॉल्यूम पे रहेगा, एक सर्टेन टेम्परेचर पे रहेगा। मान लो हाई प्रेशर पे है, तो टेक्निकली क्या होगा कि यार ये सिलेंडर को ऊपर पुश करेगा और सिलेंडर ऊपर तक पहुंच जाएगा, है ना? लेकिन हमने थोड़ी सावधानी रखी है। हमने क्या सावधानी रखी है?
कि हमने इस पिस्टन के ऊपर एक वजन रख दिया, ठीक है ना। तो वजन रखने से क्या हुआ कि ये गैस ऊपर पुश नहीं कर पा रहा है, बिकॉज वजन उसको बैलेंस करते रहे। हाई प्रेशर पे था गैस, ठीक है ना, इनिशियल स्टेट पे गैस हाई प्रेशर पे थी, लेकिन ऊपर पुश कर रही थी, बट वजन की वजह से बैलेंस हो गया, वो ऊपर नहीं भाग पा रही है गैस। अब क्या होगा, अब मैं फटाक से उस वजन को हटा दूंगा, ठीक है ना। तो अभी हाई प्रेशर हाई वॉल्यूम पे है गैस, ठीक है ना, मतलब हम ये कैसे प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ देखें तो एकदम हाई प्रेशर और लो वॉल्यूम है ना, क्योंकि एरिया काफी कम है, प्रेशर काफी ज्यादा है, ठीक है। सो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे है, और यहां से देखोगे तो वॉल्यूम की वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। सो हाई प्रेशर लो वॉल्यूम पे गैस एकदम फंसी हुई है। जैसे ही मैं उस वेट को हटा दूंगा तो तुरंत क्या होगा, तुरंत क्या होगा, ये गैस ऊपर मारेगी प्रेशर, ठीक है, और पूरी तरह से फैल जाएगी, और ये पिस्टन ऊपर जाएगा। ये हमने स्टॉप्स लगा रखे तो पिस्टन ऊपर जाकर रुक जाएगा। तो अब हुआ क्या, हाई प्रेशर रिलीज हो चुका है, ठीक है ना। तो गैस जो है वो हाई प्रेशर से कहाँ आ चुकी है, लो प्रेशर पे आ चुकी है, ठीक है। और वॉल्यूम काफी बढ़ चुका है, बिकॉज बहुत स्पेस मिल गया है ना। तो हाई प्रेशर से कहाँ आ गई गैस, लो प्रेशर पे आ चुकी ठीक है ना। और लो वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम बन के हाई वॉल्यूम पहुंच चुकी है। तो इस तरीके से हम बोलोगे कि दिस इज हाउ इट हैपेंस। बट हमने एकदम से वजन उठा दिया था ना, तो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस तो स्लो प्रोसेस होता है, तो ये प्रोसेस क्वाजी स्टैटिक हुआ क्या, नहीं। ये तो हमने एक एग्जांपल देखा कि हमने वजन हटा दिया तो एकदम से जो है वो गैस लो प्रेशर हाई वॉल्यूम पे आ जाएगी, बट ये स्लोली नहीं हो रहा है, तो दिस इज नॉट अ क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। अंग्रेजी यही लिखी हुई है यहाँ पे कि वेट इज बैलेंसिंग द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस। गैस ऊपर पुश कर रही थी, वेट उसको बैलेंस कर रहा था। वेट को जब हमने रिमूव किया तो प्रेशर की वजह से पिस्टन जो है वो मूव्स अपवर्ड्स टिल इट स्टॉप्स, ठीक है ना। और फिर आगे हमारी स्टेट नंबर 2। तो स्टेट नंबर 2 में प्रेशर बहुत ही कम है, वॉल्यूम अच्छा खासा ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन ये हुआ क्या है, झटके से। अब हम क्या करेंगे कि इसी प्रोसेस को झटके से ना करके स्लोली स्लोली करेंगे। कैसे कर सकते हैं कि हमने वैसा ही सिस्टम बनाया, ये आपका सिलेंडर है, ये आपका पिस्टन है, यहाँ पे हाई प्रेशर पे गैस है, और हमने वेट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो जब आप एक छोटे से पार्ट को रिमूव करोगे, है ना, तो इनिशियली क्या है, गैस हाई प्रेशर पे है ना, और एकदम लो वॉल्यूम पे, बहुत कम स्पेस है, बहुत हाई प्रेशर पे है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप ऊपर वाले सरफेस को रिलीज करोगे तो क्या होगा, गैस का प्रेशर थोड़ा सा कम होगा और वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो गैस थोड़े से कम प्रेशर पे आ गई, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ गया। जैसे ही और एक रिलीज करोगे यहां से, है ना, एक एक करके हम स्लाइस करके हटाते जा रहे हैं। जैसे एक और रिलीज करोगे तो फिर और कम हो गया, एक और रिलीज करोगे और कम हो गया। तो हम अब धीरे धीरे मास को कम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो जब ये धीरे धीरे वाला काम होता है तो इसे हम बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो स्टेप स्टेप करके हम धीरे धीरे हटा देंगे तो फाइनली ये पूरा ऊपर पहुंच जाएगा, और फाइनली प्रेशर जो है वो रिलीज हो जाएगा और वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इफ दिस इज हैपनिंग स्लोली सो दिस इज कॉल्ड एज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। एग्जाम में दोनों लिखना है कि जब हम फास्ट करते हैं सो इट इज नॉट क्वासी स्टैटिक, जब हम स्लो करते हैं तो इट इज क्वासी स्टैटिक। और आगे की जो अंग्रेजी है वो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, कि जो मैंने अभी बताया कि नाउ लेट अस डिवाइड द वेट इनटू स्मॉलर पीसेस ऑफ वेट्स। ठीक है भाई साहब, एक एक करके हम वेट को रिमूव करना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे करके सिस्टम जो है वो धीरे धीरे नीचे आता रहेगा। और जब ये धीरे धीरे होता है ना, तो उस केस में हर एक स्टेप एक थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। जब आप फास्ट कर देते हो तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं रहता है। लेकिन अब हर एक स्टेट, मतलब देखो, जैसे जैसे आपने उसको रिमूव किया, ये उसकी एक स्टेट थी जहां पे उसका एक सर्टेन प्रेशर था, सर्टेन वॉल्यूम था। फिर आप ये दूसरी स्टेट पे लेके आए जहां पे उसका एक दूसरा प्रेशर है, दूसरा वॉल्यूम है। फिर आप एक तीसरी स्टेट पे लेके आए जहां पे उसका एक तीसरा प्रेशर है, तीसरा वॉल्यूम है। हर एक एक स्टेट पे वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पे रहती है, वही आगे लिखा हुआ है, ठीक है। और सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, ये लिखना लाइन मत भूलिएगा। एंड इट इज ऑल्सो अ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है कि जैसे जैसे जिस रास्ते में आप नीचे आए हो उसी रास्ते से आप बाहर वापस जा सकते हो, ठीक है। अगर मैं धीरे धीरे करके वेट को ऐड करना शुरू कर दूं तो धीरे धीरे फिर से प्रेशर बढ़ने लगेगा, वॉल्यूम कम होने लगेगा, हम पहुंच जाएंगे। सो इट इज ऑल्सो अ रिवर्सिबल प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड एज क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। समझाने की मैंने कोशिश की थी, समझ में तुम्हें आ गया होगा। थोड़ी सी अगर अंग्रेजी देखनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां जाके तुम्हारा ईटी इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स का एक कोर्स बना रखा है मैंने, उस कोर्स के नीचे फ्री पीडीएफ लिखा हुआ है। अभी के लिए पीडीएफ फ्री है, बाद में शायद पेड हो सकता है। तो उस फ्री पीडीएफ में जाना, वहां पीडीएफ में क्लिक करना, पीडीएफ ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। तो मैं सारा पीडीएफ मैंने बना के डाल रखा है, ठीक है ना। और भाई देखो, बहुत महीने से वीडियो बना रहे हैं, प्लीज जरा लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह करो, ठीक है। वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था मैंने, तुम अगर चाहते हो
कि मैं और वीडियोस वन शॉट बना के डालूं, तो अपने कॉलेज ग्रुप में फैला दो इसको, बिकॉज मैकेनिकल के वैसे ही बच्चे लिमिटेड हो जाते हैं ना, फर्स्ट ईयर के बाद मैकेनिकल में बच्चे कम हो जाते हैं, फिर रीच थोड़ी सी कम हो जाती है, तो फिर क्या रहता है, फिर समझ में नहीं आता कि बनाना है कि नहीं बनाना है। अब देखो डिले हो गया इस चक्कर में, क्योंकि मुझे बहुत कम इनिशियली आ रहे थे, अभी पिछले एक हफ्ते में थर्मोडायनामिक्स के मैसेज आने शुरू हुए हैं, सो फिर मैं अभी बना के डाल रहा हूँ। तो तुम अगर थोड़ा सर्कुलेट करोगे कॉलेज के ग्रुप में फैलाओगे, ज्यादा लोग यूट्यूब पे कमेंट करेंगे, ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, तो पहले से पता चल जाएगा, तो अगले सेमेस्टर की चीजें पहले से बन जाएंगी। तो सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। तो फैलाओ और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ठीक है। अगेन नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। तो देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है, अभी थोड़ी देर पहले देखा ना तुमने, कॉजी स्टैटिक प्रोसेस, कॉजी स्टैटिक स्लो 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 आता है, यही स्लो स्लो आने वाले प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस बुलाते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस जिस रास्ते आता है, ठीक है, उसी रास्ते वो वापस भी चला जाता है। तो हम अपनी स्टेट से नीचे की तरफ एक लोअर स्टेट में आते हैं, और उस लोअर स्टेट से उसी रास्ते हम अपनी स्टेट पे पहुंच जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस। ये अंग्रेजी लिखा है। अ प्रोसेस इन विच वी कैन गो बैक टू द ओरिजिनल स्टेट, हम ओरिजिनल स्टेट से नीचे आए थे, फिर हम ओरिजिनल स्टेट वापस चले गए, तो ये हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल क्या होगा कि तुम बेटा नीचे तो आ जाओगे, बट उसी रास्ते वापस से ओरिजिनल स्टेट पे नहीं पहुंच पाओगे। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वी कैन नॉट गो बैक टू द ओरिजिनल स्टेट, दिस इज कॉल्ड एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। खत्म अंग्रेजी, बढ़िया, ठीक है। अब एग्जाम में ये चीज पूछती है, ये कैसे आता है ना, ये पूछता है कि ये बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो दो डिफरेंस तो तुमको यही दिख जाएंगे। पहला डिफरेंस क्या कि रिवर्सिबल स्लो होता है, इरिवर्सिबल फास्ट होता है। रिवर्सिबल जिस डायरेक्शन में आता है उस डायरेक्शन में जा भी सकता है, मतलब मल्टी डायरेक्शनल होता है, टू डायरेक्शनल होता है। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन होता है कि यार आ गया तो अब वापस नहीं जाएगा। तो वही सब चीजें यार देखो यहाँ पे लिख रखी है, डिफरेंसेस एक बार पढ़ लेना कि यार फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों मूवमेंट पॉसिबल है, इधर एक ही डायरेक्शन मूवमेंट होता है, ये बड़ा स्लोली स्लोली होता है, ये फास्ट फास्ट हो जाता है, ठीक है। हाँ, कॉजी स्टार्टिंग में देखा था ना, एक एक स्टेज पे इक्विलिब्रियम मेंटेन था, तो यहाँ हर स्टेज पे इक्विलिब्रियम होता है, यहाँ पे दो ही स्टेज होती है और ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता है ना, इधर बहुत ज्यादा वर्क होता है, इधर मिनिमम वर्क होता है, ठीक है ना। सो इससे थोड़ी चीजें डिफरेंस का पूछेगा एग्जाम में, आप इन सब चीजों को लिख सकते हो, मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, पहले भी 2 3 बार पूछ चुका है वो, रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल के बीच का डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट है तुम्हारा, हाँ भाई, ये पाथ प्रोसेस क्या होता है, साइकिल क्या होता है, थोड़ा ही बचा है, थोड़ा ही बचा, थोड़ा सा है लो, ऑलमोस्ट खत्म है फिर। व्हाट इज पाथ, व्हाट इज प्रोसेस, व्हाट इज साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तीनों, ठीक है। तो पाथ क्या होता है, इस डायग्राम से तुम समझ सकते हो, ठीक है ना। तो जब तुम धीरे धीरे अपने वेट को हटा रहे थे, तो धीरे धीरे क्या हो रहा था कि प्रेशर डिक्रीज कर रहा था, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था, स्टेप बाय स्टेप तुम नीचे आते जा रहे थे। तो जिस रास्ते को तुमने फॉलो किया, वो रास्ता अलग अलग स्टेट से होके जा रहा है, कि स्टेट वाइज चेंज होते होते आ रहा है, ठीक है ना। तो पाथ क्या होता है, इट इज अ सक्सेशन ऑफ स्टेट्स। लोगों को इसकी अंग्रेजी का मीनिंग नहीं समझ में आता, लोग रटते फिरते हैं, सक्सेशन ऑफ स्टेट, सक्सेशन ऑफ स्टेट। पागल हो क्या, ध्यान से सुनो, कि आप एक एक स्टेट से आगे बढ़ रहे हो। सक्सेशन, सक्सेशन मतलब एक के बाद एक जाना, तो इसी चीज का अंग्रेजी है कि एक एक स्टेट से आगे बढ़ना, इज कॉल्ड सक्सेशन ऑफ स्टेट्स। सक्सेशन ऑफ स्टेट्स ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट। तो एक बड़ी चेंज ऑफ स्टेट में, है ना, 2 से लेके 1 तक आना, स्टेप बाय स्टेप सक्सेसफुली, सक्सेस सक्सेस सक्सेशन करते हुए, ठीक है ना। तो इट इज सक्सेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट, इज कॉल्ड एज अ पाथ, ठीक है। मीनिंग समझ में आ गया, अब थोड़ा दिमाग पर रख पाओगे इसको। प्रोसेस, अब देखो अगर पाथ फिक्स हो जाता है तो उस पाथ को हम क्या बुलाते हैं, प्रोसेस बुलाते हैं। व्हेन द पाथ इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस। तो पाथ और प्रोसेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है ना। जब पाथ हमारा स्पेसिफाइड हो जाता है, फिक्स हो जाता है, उसको हम प्रोसेस बुलाते हैं। तो अब इसकी अंग्रेजी तो में बॉदर नहीं करेगी, है ना, एक एक स्टेट करके नीचे ना सक्सेशन ऑफ स्टेट्स पाथ होता है, ठीक है। और वही पाथ स्पेसिफाई हो गया तो प्रोसेस बन जाता है। साइकिल तुमको पता है यार, साइकिल में क्या होता है तुम देख चुके हो, कि जैसे स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 पे जा रहे हो तुम, ठीक है। तो यहां से स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 पे कैसे जा सकते हो, देखो बड़ा सिंपल है। एग्जाम्पल लगा रखा है मैंने, एक बड़ा सा सिलेंडर है, यहाँ पे एक पिस्टन है, पिस्टन पे मैंने फोर्स लगाना शुरू किया, तो पिस्टन अंदर की तरफ पुश कर रहा है, अंदर की तरफ पुश कर रहा है, मतलब अभी मैं स्टेट 1 पे हूँ, ठीक है, दिस इज माई स्टेट 1। अब धीरे धीरे क्या होगा कि अंदर पुश करोगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा और वॉल्यूम कम होता जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसी स्टेट में जा रहे हैं जहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम हो चुका है। अब थोड़ी देर बाद अगर इसको हम रिलीज करें, तो रिलीज करके ये वापस से
क्या होगा, ओरिजिनल स्टेट पे पहुंच जाएगा। ठीक है ना, तो इधर से इधर गए, इधर से इधर वापस आ गए। दिस इज कॉल्ड एज अ साइकिल, कि हमने एक पूरी साइकिल कंप्लीट कर ली है। ठीक है ना। व्हेन द सीरीज ऑफ स्टेट चेंजेस इन सच अ वे, इस तरीके से स्टेट चेंज होती है कि हम वापस से ओरिजिनल स्टेट पे पहुंच जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ साइकिल। साइकिल इस तरीके से बना देना वहां पे, और ऐसा एग्जाम्पल दे देना, काम तुम्हारा खत्म। कि ऐसा चेंज होना है स्टेट कि हम घूम फिर के जहां से निकले थे वहीं आके रुक गए, तो इट इज कॉल्ड एज अ साइकिल। समझ गया मीनिंग? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, पॉइंट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है? अगेन ये इस पे भी तुम्हारी डेफिनेशन आ सकती है। तो देखो यार, पॉइंट फंक्शन बहुत आसानी से तुम्हें एग्जांपल देता हूं। तुम्हारा टेम्परेचर होता है पॉइंट फंक्शन, ठीक है, और तुम्हारा वर्क होता है पाथ फंक्शन। अब तुम इसे कैसे समझोगे? जैसे पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1, ये एक स्टेट है तुम्हारी, है ना। यहां पर एक सर्टेन प्रेशर होगा, बहुत हाई प्रेशर होगा, ठीक है, इसको मैं P2 V2 बोल देता हूं, और बहुत कम वॉल्यूम है। ये एक दूसरी स्टेट है जहां पर तुम्हारा प्रेशर बहुत कम हो चुका है लेकिन वॉल्यूम काफी बढ़ गया है। ठीक है ना। तो ग्राफ तो समझ पाते होंगे ना, कि प्रेशर ऊपर इधर ना, इधर हाई प्रेशर, इधर हाई वॉल्यूम। तो इधर हाई प्रेशर है बट वॉल्यूम बड़ा ही कम है ना, क्योंकि एकदम वॉल्यूम में छोटी सी चीज है ना, ये देखो, कम वॉल्यूम हाई प्रेशर, है ना। दिस इज व्हाट, इधर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है लेकिन प्रेशर की वैल्यू बड़ी छोटी सी है। ठीक है, तो ऐसे तुम समझ सकते हो। हाँ, तो तुम जब हाई प्रेशर लो वॉल्यूम से लो प्रेशर हाई वॉल्यूम में पहुंच रहे हो, तो तुम किसी भी रास्ते आओ, ठीक है ना। तुम चाहे तो यहाँ स्ट्रेट लाइन के थ्रू आ जाओ, तुम चाहो तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर्व बनाते हुए आ जाओ, ठीक है, या तुम चाहो तो ऐसा कर्व बनाते हुए आ जाओ। ठीक है, तुम किसी भी रास्ते अपने पॉइंट नंबर 2 से पॉइंट नंबर 1 पे पहुंचो, टेम्परेचर को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर यहाँ पे टेम्परेचर T2 होना है तो यहाँ पे भी टेम्परेचर T1 होना है। सिंपल है। अब तुम इस रास्ते आओगे तो भी तुम T1 पे पहुंचोगे, तुम इस रास्ते आओगे तो भी तुम T1 पे पहुंचोगे, तुम इस रास्ते आओगे तो भी तुम T1 पे ही पहुंचोगे। तो टेम्परेचर क्या होता है, एक पॉइंट फंक्शन होता है। ठीक है ना। लेकिन पाथ फंक्शन कैसे? कंटिन्यूसली फोन आने लगे हैं अभी वीडियो अपलोड करने के लिए, फटाफट अपलोड करते हैं। पाथ फंक्शन क्या होता है? देखो, वर्क एक पाथ फंक्शन है। अगर वर्क कैसे निकलता है मैं तुम्हें बता रहा हूं, कि ये तुम्हारा पाथ है ना, तो ये जो पाथ में तुम आए हो, तो ये जो इस पाथ के नीचे का एरिया है ना, ये एरिया कहलाता है वर्क डन। तो अगर तुम इस वाले पाथ में से आए हो तो ये शेडेड एरिया क्या हो गया, तुम्हारा वर्क डन हो गया। करेक्ट। लेकिन अगर 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 तुम इस वाले पाथ से आए हो, तो फिर उस वजह से तुम्हारा ये एरिया हो गया वर्क डन। और तुम्हें देख के समझ में आ रहा है कि तुम्हारा ब्लू वाला एरिया ऑब्वियसली तुम्हारे येलो वाले एरिया से ज्यादा है। तो मतलब पाथ पे डिपेंड करता है। अगर तुम नीचे वाला पाथ लेके आओगे तो वर्क डन छोटा सा होगा, छोटा सा एरिया बनेगा। अगर तुम बड़ा सा पाथ लेके आओगे तो वर्क डन बड़ा मिलेगा। और अगर तुम इस वाले पाथ से आओगे, ठीक है, तो उसको ग्रीन बना देते हैं चलो, तो अगर तुम इस वाले पाथ से आते हो तो उस केस में तुम्हें इतना पूरा एरिया मिलेगा। तो वर्क इज अ पाथ फंक्शन। किस पाथ पे आ रहे हो उस पर फर्क पड़ता है। टेम्परेचर, तुम किसी भी पाथ पे आओ, तुम T2 से T1 पे ही गिरोगे। तो टेम्परेचर इज अ पॉइंट फंक्शन, वर्क इज अ पाथ फंक्शन। और जब पॉइंट फंक्शन पाथ फंक्शन की बात आती है तो हमें लिखना भी ऐसे ही होता है वर्क के बारे में। ठीक है ना। तो आप ए रास्ते से आएंगे तो वर्क कम होगा, बी रास्ते से वर्क ज्यादा होगा, सी रास्ते से वर्क और भी ज्यादा होगा, लेकिन आप पहुंचोगे T2 से T1 पे ही। ठीक है ना। तो ये सब अंग्रेजी लिखिएगा, इस वही लिख देना कि अंडर ईच कर्व रिप्रेजेंट्स द वर्क डन। हर एक कर्व के नीचे का एरिया वर्क डन रिप्रेजेंट करता है, वही मैंने बताया था। ठीक है। तो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 जा रहे हो तो वर्क डन हर बार चेंज होगा अगर पाथ चेंज हो रहा है तो। ठीक है ना। यहाँ पे इंडिविजुअल भी मैंने अलग से बना के दिखा दिया कि यार ये होगा एरिया, दिस इज कॉल्ड एस वर्क। अगर तुम 2 से 1 पे आ रहे हो, 1 से 2 से जा रहे हो, तो ये तुम्हारा वर्क है। अगेन, ये वर्क है अगर तुम बी वाला पाथ लेते हो, ये वर्क है अगर तुम सी वाला पाथ लेते हो। तो ऑब्वियसली सी वाले पाथ में ज्यादा वर्क है, बी वाले में कम है, और ए वाले में सबसे कम वर्क है। ठीक है। तो तुम भी एग्जाम में ऐसे बना के आ जाना, उसको समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को, तुमको पाथ फंक्शन समझ में आता है, और हो जाएगा खत्म काम। ठीक है, ये हो गया पॉइंट फंक्शन पाथ फंक्शन। आगे बढ़ते हैं भाई, सब्सक्राइब शेयर लाइक कुछ बचा है तो कर दो। लास्ट टॉपिक देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज थर्मोकपल। ठीक है भाई, ये नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है, पुराने वाले पैटर्न में थर्मोकपल नहीं था। ठीक है, ध्यान से सुनो, पुराने वाले पैटर्न में थर्मोकपल नहीं था। तो नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है, मतलब एकदम ताज़ा ताज़ा सवाल है, तो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं थर्मोकपल के। ठीक है, अब सुनो थर्मोकपल होता क्या है, क्या करता है थर्मोकपल। थर्मोकपल टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है। जैसे कि थर्मामीटर होता है ना, वैसे ही थर्मोकपल होता है। ये टेम्परेचर को मेजर करने में हेल्प करता है। लेकिन कौन से टेम्परेचर को और कब हेल्प करता है? क्योंकि टेम्परेचर थर्मामीटर से थोड़ा तो अलग होगा, नहीं तो अलग से बनाया क्यों है। तो टेम्परेचर मेजर करता है, लेकिन स्पेसिफिकली ये काम ये करता है कि ये थर्मल एनर्जी को ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करता है।
ठीक है, सिर्फ टेम्परेचर मेजर करने का काम नहीं, ये थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट भी करता है। ठीक है, तो थर्मोकपल की डेफिनेशन क्या लिखोगे एग्जाम में? तुम लिखोगे कि एक डिवाइस होता है, इट इज अ टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस, जो कि थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट भी करता है। ठीक है, और किसके थ्रू कन्वर्ट करता है? एक इफेक्ट होता है, जिस इफेक्ट का नाम है सीबेक इफेक्ट। ठीक है ना? तो थर्मोकपल इज अ टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस जो कि थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है यूजिंग समथिंग कॉल्ड एज सीबेक इफेक्ट। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब थर्मोकपल का सवाल आएगा तो कम से कम 4-5 नंबर का आएगा, तो इतना सा लिख के तो नहीं छोड़ सकते। तो एग्जामिनर को ये भी बताना पड़ेगा कि भाई साहब थोड़ा सीबैक इफेक्ट क्या होता है बता दीजिए। आपने लिख तो दिया सीबैक इफेक्ट क्या होता है। ये होता है सीबैक इफेक्ट। सीबैक इफेक्ट में आप टेम्परेचर डिफरेंस की मदद से बिजली बनाते हो। सुन लो ध्यान से। सीबैक इफेक्ट में क्या करते हो आप? टेम्परेचर डिफरेंस की मदद से बिजली बनाते हो। एक्सप्लेन करना है, यहां से देख लो। तुमने एक एरिया लिया जो कि बहुत ज्यादा गर्म है, ठीक है ना? एक लोहे की रॉड गर्म करके, लोहे का तुमने स्टील का बॉल बनाया और स्टील के बॉल को गर्म करके रख दिया, और दूसरी जगह पे तुमने बहुत सारे आइस क्यूब्स रख दिए। तो एक जगह स्टील का बॉल गर्म होकर रखा हो, एक जगह आइस क्यूब्स रखे हैं, तो क्या आ गया? टेम्परेचर डिफरेंस। अब तुमने एक वायर यहां बनाई, ये पहली वाली वायर है तुम्हारी, और ये दूसरी वाली वायर है। ध्यान रखना कि वायर अलग अलग मेटल की होनी चाहिए, सेम मेटल की नहीं हो सकती। ठीक है, तो एक मेटल की वायर ऊपर, एक मेटल की वायर नीचे। स्टील बॉल गर्म टेम्परेचर का, आइस क्यूब ठंडे टेम्परेचर का, और दो मैंने अलग अलग मेटल की बॉल्स लगा दी। तो अगर मैं ऐसा कुछ सिस्टम बनाऊंगा ना, तो क्या होगा कि यहां दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है ना? ये बहुत गर्म है, ये बहुत ठंडा है, तो इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होता है? इधर करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। इसी को सीबैक इफेक्ट बोलते हैं। इट इज अ फिनोमिना वेयर अ टेम्परेचर डिफरेंस, है ना, हॉट कोल्ड टेम्परेचर डिफरेंस क्या करता है? इस कॉजेस वोल्टेज, वोल्टेज डिफरेंस कॉज करेगा। वोल्टेज डिफरेंस का मतलब ही क्या होता है? करंट जनरेट करना। ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या करता है? वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट करता है। वोल्टेज डिफरेंस का मतलब है करंट जनरेट करना। अंग्रेजी पढ़ लेना इसकी। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द टू डिफरेंट मेटल्स और कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, अब तुम दो मेटल ले सकते हो, दो कंडक्टर ले सकते हो, सेमीकंडक्टर ले सकते हो, बट दोनों ही डिफरेंट होने चाहिए, डिसिमिलर होने चाहिए। तुम सेम सेम नहीं ले सकते। तो सेम सेम मेटल्स अगर डिफरेंट टेम्परेचर्स पे रखे होंगे तो फिर वोल्टेज डिफरेंस आ जाएगा। वोल्टेज डिफरेंस का मतलब होता है करंट हो जाएगा। वोल्टेज डिफरेंस को तुम ऐसे वोल्टीमीटर से दिखाते हो कि यार इन दोनों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस रहेगा। वोल्टेज डिफरेंस का मतलब करंट ही कहीं फ्लो होता है। ठीक है, तो इसका फिनोमेना हो गया, इसका मीनिंग हो गया। तो थर्मोकपल क्या करता है? बिजली बनाता है। कहाँ से बिजली बनाता है? गर्मी से, थर्मल एनर्जी से बिजली बनाता है। और टेम्परेचर भी मेजर करता है, सीबेक इफेक्ट के थ्रू बिजली बनाता है। सीबेक इफेक्ट मतलब क्या होता है? गर्म ठंडा रखा है, तो गर्म ठंडे को अगर मैं दो अलग अलग मेटल से जोड़ दूंगा तो गर्म ठंडे के बीच में बिजली बन जाएगी, वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। यही है तुम्हारा सीबेक इफेक्ट। ठीक है, और फिर वर्किंग ऑफ थर्मोकपल, जो कुछ मैंने तुम्हें अभी तक बोला है उसी चीज को अगर तुम अंग्रेजी में कन्वर्ट करोगे तो वो बन जाता है तुम्हारा वर्किंग ऑफ थर्मोकपल। यही सब लिखा हुआ है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होता है? सीबैक इफेक्ट होता है। दो अलग अलग टाइप के मेटल हम लेते हैं, यहाँ पे देखो, और दोनों अलग अलग टाइप के मेटल को हम जंक्शंस में ज्वाइन करते हैं। ये पहला जंक्शन, ये दूसरा जंक्शन। पहला जंक्शन मेरा एकदम गरम गरम होना चाहिए, दूसरा जंक्शन एकदम ठंडा ठंडा होना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा और वहां पे ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, इस सर्किट में करंट बहने लगेगा। वही चीज है। जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है या जो वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है, इट इज ऑलवेज टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द जंक्शंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, कि यार जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा ना, उतना ज्यादा वोल्टेज जनरेट होगा। तो वोल्टेज जनरेटेड इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस को हम डेल्टा टी बोल देते हैं। ठीक है, हाँ, किसी भी चीज के डिफरेंस को हम डेल्टा बोलते हैं। तो वोल्टेज जनरेटेड इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द जंक्शंस। ठीक है, हॉट जंक्शन जनरली आप किसी गरम स्टील बॉल वगैरह को ले लेते हैं, और कोल्ड जंक्शन बेस्ट रहता है, तो उसे रूम टेम्परेचर रखो या फिर आइस वाटर के अंदर रख दो। तो इस तरीके से टेम्परेचर डिफरेंस बन जाता है। ये लास्ट वाला पार्ट है तो मैं रटना पड़ेगा, व्हाट आर टाइप्स ऑफ थर्मोकपल्स। ठीक है, तो इसके आगे नोट्स कहाँ मिलेंगे? जो कुछ मैंने तुम्हें दिखाया उसके नोट्स कहाँ मिलेंगे? नोट्स तुम्हें दिखा देता हूँ। ठीक है ना? तो टाइप जे क्या होता है, टाइप क्या होता है, टाइप टी होता है। तीन टाइप के होते हैं, तीनों टाइप रख लो। वैसे और भी टाइप के होते हैं, बट तुम्हारे लिए तीन टाइप एग्जाम में ठीक रहेंगे। और तीनों ही टाइप में तुम्हें क्या रखना है कि पहला वाला टाइप आयरन का और कॉन्स्टेंटिन का बनता है। कॉन्स्टेंटिन क्या होता है भाई साहब? ये कॉपर निकल का एलॉय होता है। ठीक है, कॉपर और निकल मिला के एक एलॉय बनता है जिसको हम कॉन्स्टेंटिन बुलाते हैं। ठीक है, तो आयरन के साथ में कॉन्स्टेंटिन को कंबाइन करेंगे तो थर्मोकपल बन जाता है। ठीक है ना? ये क्या है? आयरन क्या है, कॉन्स्टेंटिन क्या है? तो ये अलग अलग हमने बात की ना कि यार हमारा पहला मेटल अलग होना चाहिए, दूसरा मेटल अलग होना चाहिए। मेटल भी ले सकते हो, एलॉय भी ले सकते हो। तो टेम्परेचर डिफरेंस तो तुम कैसे भी कॉज कर लोगे, एक जगह बहुत गर्म कर दोगे, एक जगह बहुत ठंडा कर दोगे, लेकिन कौन सा मेटल यूज कर रहे हो उससे हमारा थर्मोकपल डिसाइड होता है। तुमने अगर ऊपर वाले में आयरन लगा दिया और नीचे वाले में एक दूसरा एलॉय लगा दिया जिसका नाम है कॉपर निकल का एलॉय, जिसको हम कॉन्स्टेंट बुलाते हैं,
तो ये एक बहुत तगड़ा वाला थर्मोकपल बन जाएगा। ये उतना तगड़ा थर्मोकपल होगा जो इतने टेम्परेचर डिफरेंस पे ऑपरेट कर सकता है। मतलब 750 डिग्री की गर्माहट से लेके 210 डिग्री की ठंडक, मतलब तुम इतना ज्यादा हॉट जंक्शन बना सकते हो यहाँ पे, और इतना ज्यादा कोल्ड जंक्शन बना सकते हो। -200 डिग्री सोच रहे हो तुम, तुम्हारे रशिया में सर्बिया का टेम्परेचर भी इतना कम नहीं होता है, इससे भी कम है ये, वो भी -150 जाता है, ठीक है। ये -210 है, बहुत कम हो गया। ठीक है, 750 बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो गया। तो इतना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा, हमने क्या बात की थी कि जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा, है ना, उतना ही ज्यादा वोल्टेज जनरेट होगा। तो एक ऐसा थर्मोकपल जो इतने हाई टेम्परेचर डिफरेंस को झेल पा रहा है, जो कि आयरन और कॉन्स्टेंटिन के मेटल से बना हुआ है, तो वो बहुत तगड़ा वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है। फिर अलग अलग और टाइप के थर्मोकपल्स हैं। ये थर्मोकपल भाई और तगड़ा वाला लग रहा है, देखो इसमें क्या यूज किया, क्रोमेल और एलोमेल एलओएस। ठीक है, क्या होता है मेरे को नहीं पता, तुम बस पढ़ लेना कि यार ये दूसरे और दो टाइप के वायर हैं, इनको लगाया तो और तगड़ा वाला थर्मोकपल बन गया। ठीक है। फिर थोड़ा ये सस्ता वाला थर्मोकपल लग रहा है मेरे को, ठीक है, कॉपर एंड इन कांस्टेंट का यूज कर रहा है ना। तो ये थोड़ा सा सस्ता वाला थर्मोकपल लग रहा है और ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से टेम्परेचर डिफरेंसेस के दम पे और अलग अलग टाइप के मेटल लगा के तुम अलग अलग थर्मोकपल्स क्रिएट कर सकते हो, उसके टाइप्स हो गए। ठीक है, दैट्स इट। सो दैट वाज ऑल अबाउट द पर्टिकुलर वीडियो गाइस। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोट्स नोट्स तुम लोगों को अगर नोट्स चाहिए, जो कुछ मैंने तुम्हें अभी दिखाया, यही सारे नोट्स अगर तुम्हें चाहिए है, तो तुम्हें क्या करना है, चलो आओ तुम्हें दिखाते हैं नोट्स कैसे मिलेंगे तुमको। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, क्लिक करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड जब तुम कर लोगे तो तुम्हें इस तरीके से कोर्सेज देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो तुम्हारा इंटरफेस ऑब्वियसली मोबाइल में अलग होगा, तो तुमको ये वाला देखना है, दिखा कि नहीं तुम्हें ये वाला, ये दिस वन, कलर चेंज करके दिखाते हैं। तो देखो, अभी के लिए ये लोग ये नोट्स वगैरह पेड नहीं है, ठीक है। इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2024 पैटर्न बच्चे बहुत पूछते हैं मेरे से, इसलिए मैं ऐसे दिखा रहा हूँ प्रॉपर। इस वाले पे तुमको क्लिक करना है, 10 रुपए की प्राइस दिखा रही है। क्लिक करके तुम्हें परचेज नहीं करना होगा, जैसे तुम क्लिक करोगे वहाँ पीडीएफ तुम्हें दिख जाएंगे, पीडीएफ पे क्लिक करना, या वहाँ लिखा होगा क्लिक टू व्यू द कंटेंट। ठीक है, सो क्लिक टू व्यू कंटेंट पे क्लिक करना, तो वहां तुम्हें अलग से कंटेंट भी दिख जाएगा। वहां सारे पीडीएफ ओपन है गाइस, तो वहां से तुम पीडीएफ एक्सेस कर पाओगे। ठीक है। तो अभी के लिए अगर मैं देखूँ तो मैंने यहाँ पर पीडीएफ थोड़े से डाल रखे हैं, ठीक है ना। पहले वाले का पीडीएफ जो तुम्हें पढ़ा है ये अवेलेबल है, ओपन है, पेड करने की जरूरत नहीं है। जब वो पेड होंगे अगले सेमेस्टर में या उसके बाद में कभी, तब पेड आएगा, उसका अभी फ्री है ये। ठीक है। जैसे क्लिक करना, तो जो मैंने तुम्हें दिखाया था ऐसे पूरे तुम्हें यूनिट के हिसाब से पूरा नोट्स वगैरह मिल जाएगा, जो कुछ मैंने सिखाया उसका, तो एक्सेस कर सकते हो। ठीक है ना। तो कर लो डाउनलोड एप्लीकेशन। और इसके अलावा अगर तुम्हें कुछ पर्सनल लेवल पे दिक्कत हो रही है किसी सब्जेक्ट में, तो दिस इज माई नंबर 6263593362। या तो डायरेक्टली फ़ोन कर लो या व्हाट्सएप कॉल कर लो। कुछ ज़रूरत है किसी चीज़ की, किसी टॉपिक को रिलेटेड या किसी टाइप के परचेजिंग के रिलेटेड, तो फिर कर लेना। ठीक है। सॉम का पेपर आज हुआ है, मेरे ख्याल से काफ़ी टफ आया था बच्चों का। मैंने पहले भी कहा था कि भाई सॉम और M3 टफ आने वाला है, नया नया पैटर्न है, बच्चे हवा में थे, हमारा तो हो जाएगा, हमने तो पढ़ लिया है, दिखा सबको। तो M3 को हल्के में मत लेना, और थर्मो को भी हल्के में मत लो। ठीक है। प्रॉपर तरीके से पढ़ो, नोट रिवाइज करो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों पे शेयर करो, ताकि मैं अगला वन शॉट भी तुम्हारे लिए बना के डालूं। ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।